तो पढ़ेंगे आज को मेनली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ओवरऑल आइडिया ये था, ब्लैक सिलेक्ट करके रखें, ब्लैक पे लिखें। मेन आइडिया ये था लास्ट क्लास, दो तीन चीजें जो आज को भी यूज करना है। पहला बात कि जब भी आप इंटरफेरेंस का बात करते हो तो यू बेसिकली टॉक अबाउट सुपरपोजिशन। ठीक है, मेन स्निपेट्स बता देते हैं। सुपरपोजिशन का ही बेसिकली लाइक रिजल्ट था इंटरफेरेंस। ठीक है, हम लोग लेते हैं कि जब दो वेव्स इंटरफेयर करते हैं, अगर मैं लाइट वेव्स की बात करता हूँ, इफ यू टॉक अबाउट इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वहां पे ऐड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एडिशन हमने लास्ट क्लास देखा था, मैग्नेटिक फील्ड एडिशन भी साइमल्टेनियसली होता है, पैरेलली, लेकिन हमने उसके लिए इक्वेशंस नहीं लिखे थे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन फेज होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वेक्टर समेशन करने के बाद जैसा होगा, फेजर एडिशन करने के बाद जैसा रिजल्ट आएगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ सिमिलर रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब ये जो भी मैंने बात बोला, ये अगर नहीं क्लियर है तो तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चैप्टर जानना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इतना पीछे तो नहीं जा सकते हम। सो मेन चीज था, इंटरफेरेंस करने के बाद जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया था, ठीक है, वो कुछ इस तरह का आया था। ठीक है, दो वेव्स इंटरफेयर कर रहे हैं, उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट अ गिवन पॉइंट जहां पे दोनों वेव्स मिल रहे हैं, उसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया था कुछ E1² प्लस E2² प्लस 2 E1 E2 कॉस, मैंने आइदर डेल फाई यूज किया होगा या डेल डेल्टा, कुछ एक यूज किया होगा, डेल फाई, वो डिपेंडिंग अपॉन द बैचेस। ठीक है, थोड़ा नोटेशन इधर उधर हो सकते हैं। और ये लोग क्या थे, एम्पलीट्यूड्स। ठीक है, ऐसा कुछ था। इसी से हम लोग आया था रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन, उसके लिए बहुत कुछ बताया था। अल्टीमेटली कि इंसान जब लाइट वेव का इंटरफेरेंस देख रहा है तो उसके लिए मैटर करता है ब्राइटनेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लेके उसको घंटा कुछ पढ़ना है, तो वो इंटेंसिटी देखेगा। तो इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन ये आया था, क्या आया था, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल फाई। ठीक है, आज को जो भी पढ़ेंगे टर्म्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, या अच्छा लास्ट दिन एक दिन ना, हाँ मेरे ख्याल से मैंने बोला था, वो इंटरफेरेंस के स्टार्टिंग में एग्जांपल्स बता रहा था कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या होता है। वो ऑयल फिल्म के ऊपर वो जो कलर्स दिखते हैं, या बटरफ्लाई विंग्स, या कैमेलियन, हाँ क्या, हाँ वो सब बहुत सारे एग्जांपल्स दे रहा था कि इंटरफेरेंस प्रैक्टिकल लाइफ में दिखता है। अब कोई भी प्रॉब्लम सम्स आया, कोई भी क्वेश्चन है, स्कूल लेवल, बोर्ड लेवल, एमसीक्यू लेवल, जॉइंट लेवल, स्टार्टिंग पॉइंट यही रहता है। आपको पूरा फेजर समेशन फिर से नहीं करना है जो लास्ट क्लास किए थे, वो बस डेरिवेशन था। आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये रहता है, रेजल्टेंट इंटेंसिटी इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल फाई। हाँ, इसके साथ तुमको और भी कुछ चीजें जाननी है, तो सब चीजें जाननी है, हाईलाइट कर देते हैं। सर ये डेल फाई क्या था, डेल फाई का एक्सप्रेशन आया था, डेल फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स मीटिंग एट द पॉइंट्स, उसका एक एक्सप्रेशन ये आया था, 2 पाई बाय लैम्डा व्हिच इज k एंगुलर वेव नंबर इनटू डेल z। डेल z या डेल x लिखे होंगे, पाथ डिफरेंस। ये डेल z क्या था, दो वेव्स जो मीट कर रहे हैं फ्रॉम द रेस्पेक्टिव सोर्सेस। ठीक है, दो सोर्सेस से S1 S2 या ऐसे कुछ। ठीक है, वहां से जो भी पाथ वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनका डिफरेंस, पाथ डिफरेंस आया था। ठीक है, तो डेल z को मैंने बोला था ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस या पाथ डिफरेंस। लेकिन इसके साथ और एक था, मेरे ख्याल से मैंने इसको डेल डेल्टा बोला था। वंस अगेन डिपेंडिंग अपॉन द बैचेस। ठीक है, ओके, नोटेशन इधर उधर, ये मैंने बोला था कि ये एटॉमिक लेवल पे होता है। एटॉमिक लेवल पे एक्चुअली ट्रांजिशंस होता है, तो बहुत सारे, एक सैंपल के अंदर बहुत सारे मल्टीपल एटम्स है, मल्टीपल एटम्स में मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स है, तो ट्रांजिशंस रैंडमली होते हैं, आउट ऑफ आवर कंट्रोल। इसलिए ये जो इनिशियल फेज डिफरेंस है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ये आप बोल सकते हैं इट इज अ फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द सोर्सेस, इनिशियल पीडी, पीडी मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन सोर्सेस। और ये डेल जेड है पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस एंड इनिशियल फेज डिफरेंस मिलके बनाता है फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स। ठीक है, यही इसी क्वेश्चन के चक्कर में मैंने बताया था कि एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, ये टर्म बहुत रैपिडली एंड रैंडमली फ्लक्चुएट करता है, बिकॉज ऑफ विच डेल फाई रैंडमली फ्लक्चुएट करता है, बिकॉज ऑफ विच कॉस डेल फाई रैंडमली फ्लक्चुएट करता है, इसलिए एवरेज लेना पड़ता है। ठीक है, और मैंने बोला था वहीं पे आपका कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट आपको जानना है। वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकोहेरेंट एंड कोहेरेंट सोर्सेस। इनकोहेरेंट लाइट सोर्सेस का मतलब होता है जिनके बीच में ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, फेज डिफरेंस, ये जो फाइनल डेल्टा है, ये रैपिडली फ्लक्चुएट कर रहा है। क्यों, मेनली रीजन क्या होता है,
डेल फाई रैंडमली फ्लक्चुएट करता है। फेज तुम जब सुपरपोजिशन देख रहे हो तुम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देख रहे हो, तो डेल जेड वैरी नहीं करता, मेनली वैरी करता है ये डेल डेल्टा। जो इनिशियल फेज डिफरेंस था जब लाइट एमिट हुआ वहां पे, और दोनों सोर्सेस से जो लाइट एमिट हो रहा है उनके बीच का इनिशियल फेज डिफरेंस वो रैंडमली फ्लक्चुएट करता है। यहाँ पे बहुत कुछ थ्योरी मैंने बोला था, मुझे याद है दोनों बैच में, कि हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। एक्चुअल लाइफ में जब एक लाइट सोर्स से जो वेव निकलता है, इट इज लाइक पल्सेस निकलता है, क्योंकि ट्रांजिशंस हो रहा है यार, हर जगह ट्रांजिशंस, पल्सेस निकलता है, उनका सुपरपोजिशन होता है। हम हाई स्कूल में पढ़ते हैं एज अ वेव, एज अ कंटिन्यूस वेव, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कंटिन्यूस वेव आपको घंटा मिलता है, ठीक है। तो मेन चीज है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज ऑफ विच cos del phi इज रैंडमली चेंजिंग, ठीक है। एंड इसके कारण ही आपको एवरेज लेना पड़ता है, आई आर का एवरेज। एवरेज का सिंबल हम लोग इसी के चैप्टर से देख रहे हैं। एवरेज क्या आ जाता है इनकोहेरेंट सोर्सेज के लिए, I1 प्लस I2, जो मैंने बोला था कि प्रैक्टिकल लाइफ में तो होता ही है। प्रैक्टिकल लाइफ में एक लाइट बल्ब के कारण अगर I1 है, 2 लाइट बल्ब जलाओगे तो ब्राइटनेस ही होगा, और ब्राइटनेस होगा, एड अप ही होगा, कभी डिक्रीज तो नहीं करेगा। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ का कंक्लूजन होता है, व्हिच इज वेरी सिली। उसके लिए आपको साइंटिस्ट बनने की जरूरत भी नहीं, वो तो आप बचपन से देख लो, 2 लाइट बल्ब जलाओगे और ब्राइट होगा, 3 जलाओगे और ब्राइट होगा, ठीक है। 4-5 जला तो एकदम मॉल बन जाएगा, एकदम शॉपिंग मॉल, ठीक है। तो इनकोहेरेंट में ये होता है। हमने बोला था कि हमारा जो मेन टॉपिक था लास्ट क्लास वो, लेकिन इससे नहीं था, वो था कोहेरेंट सोर्सेज से लेकर। यहीं पे टॉपिक आता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। कोहेरेंट सोर्सेज में क्या होता है, कुछ ऐसा होता है जो आज को स्टडी करेंगे कैसे होता है, कुछ ऐसा होता है जिसके कारण डेल डेल्टा एक्चुअली बिकम्स कांस्टेंट। दोनों सोर्सेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो समहाउ कांस्टेंट हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच जब डेल फाई देखोगे वो भी कांस्टेंट है, आईआर भी कांस्टेंट है, विद टाइम, टाइम के साथ फ्लक्चुएट कर ही नहीं रहा। आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी देखते हो वो कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट तो उसका एवरेज क्या आएगा, ये जो पूरा बड़ा सा एक्सप्रेशन है वही आएगा, ठीक है। तो उसमें अब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इस केस में आई आर का एवरेज मैंने वो खुद ही होगा, ठीक है। जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है वही आएगा, तो उसमें I1 प्लस I2 वट कॉस डेल्टा ये रहेगा। अच्छा मुझे याद नहीं सब बैच में बताया था कि नहीं, क्या नाम नहीं बताया था, इनकोहेरेंट बताया था, हाँ हाँ, इनकोहेरेंट में नहीं बोले थे, बोले थे, बोले चिला, अरे मैंने संडे अच्छा, फ्राइडे 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 जो अटेंड किए थे फ्राइडे, तुमको भरोसा नहीं होता हमको, अरे विश्वास क्या करो, ठीक है। कुछ हो जाता है ना बीच में, वो उसी दिन तो नशा करके गूगल क्वेश्चन पूछ रहा था, वो अच्छा, तो एनीवेज, ठीक है। ये कवर अप हुआ था, तो मैं तभी बोल देता नहीं नहीं नहीं, मतलब ये सब बोले थे ना कि I1 प्लस I2 आ जाता है नॉर्मल केस में, लेकिन मैंने ये अगर डेल डेल्टा कांस्टेंट हुआ, ये मैंने पहले लिया था तुम लोगों को फ्राइडे में, कि अगर डेल डेल्टा कांस्टेंट रह जाता बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो लेकिन वो एक्सप्रेशन वही रह जाए, वो हुआ था कि नहीं। अरे मैं नाम नहीं बोला हूँ, हो सकता है, अरे पहले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ था फ्राइडे की, तुम भी संडे, कोहेरेंट नहीं बोले थे बस वर्ड, अच्छा चलो, हाँ चलो अच्छी बात है, बोल दिए, क्लियर कर ले। तो अंडर स्पेशल कंडीशंस, क्या कंडीशंस, कि बेसिकली डेल फाई कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट इनकोहेरेंट में फिर से बोलता है, दीज आर अ नेम गिवन टू द पेयर ऑफ सोर्सेस, सोर्सेस का ये लाइक बिहेवियर है। इनकोहेरेंट जब मैं बोला, आई एम सेइंग इनकोहेरेंट सोर्सेस एंड कोहेरेंट सोर्सेस। इनकोहेरेंट में बेसिकली है कि डेल फाई इज रैंडमली चेंजिंग, रैपिडली चेंजिंग, ठीक है, रैपिडली चेंजिंग। एंड कोहेरेंट सोर्सेस में क्या है, डेल फाई इज एक्चुअली कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट होगा तो उसमें फायदा क्या होगा, इसका एवरेज जो खुद होगा, ठीक है, मतलब जो पूरा बड़ा सा एक्सप्रेशन वही आएगा आपका आंसर। तो हमारा जो मेन टॉपिक था इंटरफेरेंस वाला, जो हाई स्कूल में को पढ़ना है, वो मेन टॉपिक एक्चुअली कोहेरेंट सोर्सेज के साथ होता है। इनकोहेरेंट में क्या प्रॉब्लम है, इनकोहेरेंट में आपको कभी वो एक्सप्रेशन मिलेगा ही नहीं। इनकोहेरेंट में जैसे एवरेज करने जाओगे आपका I1 प्लस I2 आ जाएगा, अगर I1 प्लस I2 आ गया तो इनकोहेरेंट में कोई आपको वेरिएशन डार्क ब्राइट वो सब नहीं मिलता। डार्क ब्राइट वाला चीज वो समझाया था, ठीक है, वो आपको कोहेरेंट में ही मिलेगा, क्योंकि कोहेरेंट में फाइनली एक्सप्रेशन रिमेन्स लाइक दिस, वो ऐसे एक्सप्रेशन रह जाता है, ठीक है। इनफैक्ट इसी को बहुत लोग कोहेरेंट वाला जो केस होता है, इसी को लोग बोलते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस,
ये सब अगर वर्ड्स नहीं बोले तो जान लेना, ये बुक में पढ़ते रहो तो मिलेगा। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है कि बेसिकली एवरेज करने पे वही रह जा रहा है, इट्स सस्टेन्ड विद टाइम। इनकोहेरेंट में क्या हो रहा है, एवरेज करने पे वो जो लास्ट वाला टर्म है वो वैनिश कर जा रहा है। रीजन क्या था, कॉस थीटा का एवरेज क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए इनकोहेरेंट में कॉस डेल फाई का एवरेज जीरो हो गया, तो वो टर्म रहता नहीं। और ये जो टर्म रहता है ना 2√i1i2 cos डेल फाई, अगर लास्ट क्लास आगे नहीं बोले हो तो कहीं पे जगह निकाल के लिख लेना, इसको बोलते हैं एक्चुअली इंटरफेरेंस टर्म, बिकॉज यही मेन लोचा क्रिएट करता है। प्रैक्टिकल लाइफ से जो डिफरेंस होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में बस i1 प्लस i2 मिलता है, बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में 2 4 5 लाइट बल्ब लो सब इनकोहेरेंट ही होते हैं, ठीक है, इनकोहेरेंट सोर्सेज होते हैं, तो उस केस में इंटरफेरेंस टर्म बेसिकली जीरो ही आता है एवरेज करने पे प्रैक्टिकल लाइफ में। बट अंडर स्पेशल कंडीशंस अगर डेल फाई कांस्टेंट रख पाए तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन यही आएगा इसी केस में। अब इस केस के अंडर हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था, इसमें इस केस के अंडर वो पूरा लिखेंगे नहीं, लेकिन बस नाम दे दे रहे हैं, क्या क्या था वो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, कंडीशन लिखे थे डेल फाई विल बी 0 2 पाई 2n पाई बेसिकली, ठीक है, उसमें क्या आया था, रेजोनेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन ये आया था मेरे ख्याल से, √i1 प्लस √i2, ये हुआ था कि नहीं, ये बताया था, तो ये मेरे ख्याल से लिखा था होल स्क्वायर ऐसा कुछ आया था, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव में वो नेगेटिव माने -√i2 हो जाता है, मतलब बेसिकली इंटेंसिटी कम जाता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो रेजोनेंट इंटेंसिटी मिनिमम होता है, वहां पे होता है √i1 माइनस √i2 होल स्क्वायर। ये जो एक वेरिएशन है ये आपको इनकोहेरेंट में कभी नहीं मिलेगा, यही बात है मेन, यही हमारा मेन चैप्टर बनने वाला है कि इफ एवर यू कैन कम अक्रॉस कोहेरेंट सोर्सेज, इफ एवर आप जैसे जैसे अपना लोकेशन चेंज करोगे, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कहां पे होता है, डिफरेंट लोकेशंस पे होता है, एक लोकेशन में नहीं भाई, डिफरेंट लोकेशंस पे। एक लोकेशन पे वैल्यू यही रहेगा, ये वाला वैल्यू रहेगा, अरे गिवन लोकेशन ये वैल्यू रहेगा, लेकिन जैसे जैसे लोकेशन चेंज करोगे, इस बार डेल डेल्टा कांस्टेंट हो चुका है कोहेरेंट के लिए, जैसे आप लोकेशन चेंज करते हो अब डेल जेड बदलता है, अब जब डेल जेड बदलेगा तो किसी लोकेशन पे डेल पाई 0 2 पाई हो सकता है, कहीं पे पाई 3 पाई हो सकता है। तो मैंने बोला था कि दो लाइट सोर्स है, कहीं कहीं पे आपको बहुत मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा, कहीं कहीं पे मिनिमम, तो डार्क एंड ब्राइट का एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, वही बन जाता है अपना इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। ओके, तो ये लास्ट क्लास का कुछ ज्यादा ही समरी था, ठीक है। एक बार कोई नोट अपना कॉपी दो तो, अगर नोट्स लिखे हो ताकि मैं पूछ लूं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वेल जो भी इंटरफेरेंस का ये जो भी थ्योरी है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज क्या होता है, अभी कुछ थ्योरेटिकल आइडियाज हैं, फिर एक्सपेरिमेंट में जाएंगे। पहला चीज, अगर आप ये कोहेरेंट सोर्सेस मतलब इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस विथ कोहेरेंट सोर्सेस, पहले बस थ्योरेटिकली समझो कि इंटरफेरेंस का ये जो भी थ्योरी पढ़े, प्रैक्टिकल लाइफ में इतना इजीली तो दिखेगा नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में सब इनकोहेरेंट, तो कोहेरेंट सोर्सेज अगर तुम जुगाड़ कर पाए एंड उसके साथ इंटरफेरेंस पैटर्न करके आप डार्क ब्राइट का एक पैटर्न तैयार करो, कहीं कहीं पे डार्क है, कहीं कहीं पे ब्राइट है, कहीं पे डिम लाइट है, कहीं पे बहुत बहुत हाई ब्राइटनेस है, उस तरह के सेटअप से क्या होगा, मतलब व्हाट इज द एंड ऑब्जेक्टिव, ऐसा तो नहीं कि बस दिन में बटरफ्लाई देखना है, कलर देखना हमको, ठीक है, वो तो बस प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल्स है जो अच्छे लगते हैं सुनने में, ठीक है, लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरफेरेंस पढ़ के फायदा क्या होता है, ठीक है, मतलब व्हाट इज द लाइक ऑब्जेक्टिव, इसको यूज कैसे करके प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है। तो आइडिया ये रहता है, फॉलो करना, कुछ कॉपी मत करना, यहाँ पे जस्ट ऐसे ही बता रहे, ये शायद लास्ट क्लास बोले थे। सपोज आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में केमिस्ट्री में रिकॉल करना पढ़े थे वो बैलमर सीरीज, एस्टन ब्रैकेट पी फंड, तो वैसे कुछ भी सीरीज पढ़े थे, राइट। हाँ, तो देखो हमको पता है कि लाइक थ्योरेटिकली हमको बुक में बता देते कि सर येलो लाइट अगर है फिर से, तो बुक में लिया रहा था कि इसका वेवलेंथ कुछ एक होगा, समथिंग नैनो एंगस्ट्रॉम, कुछ एक एंगस्ट्रॉम दिया हुआ, कुछ कॉपी नहीं करना, बस समझो पहले बात। येलो लाइट का ये है, हमको पता है कि येलो लाइट किसके स्पेक्ट्रम में आता है, ये भी पढ़ा दिया गया। हम लोग को क्या होता है, बुक में रेडीमेड डेटा दिया रहता है कि येलो का ये एंगस्ट्रॉम इतना है, अब तुमको कोई पूछा अगर फॉर विच ट्रांजिशन या फॉर विच सीरीज विल फाइंड येलो लाइट, तो देखना ये सब पढ़े होगे तुम लोग कि एक होता है इंफ्रारेड दिखता है, एक में विजिबल दिखता है, एक में अल्ट्रावायलेट आता है,
याद आ रहा है कुछ? कोई बात नहीं, हम लोग फिर से पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ये सब केमिस्ट्री रिकॉल करवाना है फिर से, ठीक है। तो बात यह है कि हम लोग को एज अ स्टूडेंट सब कुछ दिया रहता है, हमको पता है कि सर लेट्स से n इक्वल्स टू 1 से 2 से 3 से 2 अगर ट्रांजिशन होता है तो लेट्स से विजिबल लाइट हो, लेट्स से, मैं ऐसे ही, मुझे नहीं पता, मतलब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बस मान लो कि लेट्स से 3 से 2 हुआ तो विजिबल लाइट निकलेगा, मुझे बुक में बोल दिया कि यहाँ से येलो लाइट निकलता है, तो येलो लाइट वाला जो वेवलेंथ है, ठीक है, मैं ऐसे अपने मन मुताबिक बोल रहा हूँ 500 एंगस्ट्रॉम होता नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि 500 एंगस्ट्रॉम विल बी रिलीज फॉर दिस ट्रांजिशन। आपको रेडबर्ग कांस्टेंट वाला फॉर्मूला भी दिया है, वो आप पुट करके भी चेक कर सकते हो। सब कुछ हम लोग के लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में सब एग्री करते हैं, एवरीथिंग एग्रीज। अब बात आता है किसको पता चला कि 500 एंगस्ट्रॉम ये वाला है, मतलब वो वैल्यू न्यूमेरिकली पता कैसे चले? एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्वियस बात है, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? लेकिन ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिससे वेवलेंथ का वैल्यू कैलकुलेट कर लो आप? ऑब्वियसली यही टॉपिक, रुक सस्पेंस खोलने दो। मैंने मेन चीज है सिट बैक एंड थिंक कि आप लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़े हो, क्लास 10 में कुछ कुछ पढ़े हो, आप रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट्स पढ़े हो, लाइट से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़े हो, तो हाउ डू यू एग्जैक्टली मेजर द लाइक वेवलेंथ? आपने केमिस्ट्री में एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ा है कि सर स्पेक्ट्रल लाइंस दिखते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए 5 स्पेक्ट्रल लाइंस दिखेंगे, लेट्स से दे आर कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑल पॉसिबल ट्रांजिशंस, ऐसे पढ़ते थे ना, ठीक है, ये याद हो केमिस्ट्री में n into n minus 1 में 2 ट्रांजिशंस पॉसिबल है, ये वो, ठीक है, उतने स्पेक्ट्रल लाइंस, ऐसा कुछ कुछ रहता था, ठीक है। हाँ, तो मैंने बोल रहा हूँ कि बेसिकली आप जो भी थ्योरी पढ़े हो उससे आप बस नंबर ऑफ लाइंस क्या होगा ये सब बोल सकते हो, लेकिन व्हाट अबाउट द एक्चुअल वैल्यू? ये वैल्यू बुक में दिया रहता बचपन से, क्लास 10 से सोचो आपको बस वैल्यूज दे के रखे, पता कैसे चला कि विजिबल रेंज वो अगेन, हाँ ये शायद क्लास 10 में रहता था, 9 10 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में दिख भी बोला था तो कि पहले आता है गामा रेज, फिर जाके अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, कुछ पढ़ा है? अच्छा 12 में भी रहता है एक्चुअली बुक में। अच्छा हाँ देख भालो जिनिस सुन पढ़ देखो, ये मैंने पढ़ाया नहीं है, सोलो सुन लेना, हाँ ये बुक से थोड़ा खुद पढ़ना, ऐसा नहीं कि भाई बहुत कॉन्सेप्चुअल है ना सर, पढ़ लेंगे पढ़ते पढ़ो ना, बस रीडिंग मारना है। क्या टॉपिक? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ना थ्योरी पोर्शन है, देखना बुक में, एनसीईआरटी में ही मिल जाएगा कि किस वेव का ओरिजिन कहाँ से, जैसे एक्सरेस कब निकलते हैं और उसका यूज क्या है, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बोर्ड में एज वेल एज जॉइंट में पूछते हैं, ठीक है, मैच द फॉलोइंग वाला जॉइंट में आ चुका है, ठीक है, एक्सरेस कहाँ पे यूज होता है, ठीक है, यूवी रेस कहाँ पे यूज होता है, उसका ओरिजिन कहाँ पे है, ठीक है, ये सब पार्ट, जैसे कि मैं ऐसे हल्का फुल्का बोल दे रहा हूँ, इंफ्रारेड कहाँ पे यूज होता है, बोलते हैं इंफ्रारेड यूज होता है, इंफ्रारेड रेज थर्मल रेज होता है, ये हम लोग 11 में भी पढ़े थे, रेडिएशन, इंफ्रारेड थर्मल रेज होता है, दे आर यूज फॉर थर्मल इमेजिंग, एक्सरेज मेडिकल पर्पसेस में यूज होता ही है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट वो भी यूज होता है, ठीक है, ठीक है, स्किन को बचाना है, यूवी रेज, ठीक है, मतलब बेसिकली हर एक रेज का अपना अपना कुछ यूज है, प्रैक्टिकल लाइफ पे यूज, और सबका ओरिजिन है, जैसे एक्सरेज यूज होता है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, एक्सरेज प्रोड्यूस होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में, लेकिन एक्सरेज जैसे बोलता है प्रोड्यूस होता है व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स दे कोलाइड विद सम हेवी मेटल, क्या ये नहीं, ये नहीं, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, मुझे बोल रहे हैं, तो मेन चीज है ये सब ना थ्योरी पोर्शन में आता है, ठीक है, मतलब पॉइंट वाइज बुक में दिया रहता है कि इसका ये यूज है, इस रेस का ये यूज है, इस रेस का ये यूज है, काइंडली थोड़ा देख लेना बुक में, ये सबको बोलना है ऑनलाइन ऑफलाइन, थ्योरी क्वेश्चन हर साल आता है इस पर, राइट टू यूजेस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज है इस तरह का, ठीक है, और स्टूडेंट ऐसे ही होने होता है, उनको लगता है अरे एगुलो तो हमें छोटे वाले से नहीं जानी, तो जब एक्चुअली पूछो तो बोल नहीं पाते, और होता है सबको लगता है कि अरे ये तो पता है, दिन भर देखते हैं फेयर एंड लवली का एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, लेकिन जब पूछो तो नहीं बोल पाएंगे, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो ये कोई बाद में ऐसे डिस्कस कर लूंगा। तो मेन चीज है, मैं जो यहाँ पे बोलते बोलते याद आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो सीरीज होता है, ठीक है, कि पहले गामा रेज आता है, दे आर मोस्ट एनर्जेटिक, फिर बोलता है एक्स रेज आता है, फिर अल्ट्रावायलेट रेज, फिर विजिबल रेज, फिर इंफ्रारेड, फिर रेडियो, फिर माइक्रो, ऐसा स्पेक्ट्रम रहता है, एक सीरीज होता है, केमिस्ट्री में भी रहता था इनफैक्ट ये सब। तो बात है कि वो स्पेक्ट्रम में किसको पता चला कि कहाँ से कहाँ तक विजिबल है, मैंने वेवलेंथ का वैल्यू, ऑब्वियसली कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया, तो बात है कि वन ऑफ दोज एक्सपेरिमेंट्स इज हम लोग का यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है, तो वो जो एक्सपेरिमेंट होता है इट इज बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस, ठीक है, सो इंटरफेरेंस हम लोग इतने दिन बाद, लाइक इतने सालों बाद क्लास 12 में पढ़ते हैं, बट इसका मेन एग्जांपल है, इसका मेन यूज है कि यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट्स, यूजिंग द इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट्स, हम लोग एक्चुअली क्या कर सकते हैं, हम लोग वेवलेंथ एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं,
आप सपोज आपको पता है कि क्या सोडियम वेपर लैंप, मेरे दिमाग में पता नहीं क्लास में वही आ रहा है, सोडियम वेपर लैंप सोडियम वेपर लैंप होता है। अरे बेसिकली सपोज तुम वेपर कर दिए उसको, ठीक है, तो वो जो होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि लाइट पास किए तो एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम वाला, ठीक है, वो सबको एब्जॉर्ब करेगा लेकिन एमिट करेगा बस अपने कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रल रेज, ठीक है। तो सोडियम वेपर लैंप में मतलब वही वेपर फॉर्म में है सोडियम, वहां से जो तुमको निकलेगा लाइट रेज वो उसके वेवलेंथ, उसके वो एमिशन स्पेक्ट्रम वाले वेवलेंथ के हो, ठीक है। तो लेट्स से अगर तुमको येलो दिख रहा है तो मतलब वही एमिट कर। अरे केमिस्ट्री में जो एनालिसिस जो होता है ना तुम लोग का, अरे इनऑर्गेनिक का जो एनालिसिस करते हो तुम लोग, ग्रुप, हाँ ग्रुप का वो जो फ्लेम टेस्ट वो सब होता है, कलर कैसे आता है, वो पर्टिकुलर लाइट एमिट कर सकता है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना कि ये कलर हुआ तो ये होगा, ये कलर हुआ तो जनरली ये होगा, हाँ वो सेट रहता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो होता है ना, याद रखते केमिस्ट्री में। तो वो क्या होता है, वो तो एटॉमिक लेवल ट्रांजिशंस है कि वो पर्टिकुलर कलर, जिसमें ऐसे ही बोल रहा हूँ, ग्रीन वाला कलर वो कॉपर के साथ एसोसिएट हुआ, ऐसा होता है। मैं तो बोल रहा हूँ ऐसे, तो मतलब वो सब क्या एटॉमिक लेवल ट्रांजिशंस है, तभी वो एमिट कर रहा है, वो ऐसे एमिट नहीं करेगा, ठीक है। तो बात वही है कि हम लोग सपोज ग्रीन कलर देख रहे, लेकिन ग्रीन का एग्जैक्ट वेवलेंथ वैल्यू क्या है, वो कैसे एक्सपेरिमेंट कर, वो कैसे निकालेंगे भाई, परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो मैं बस ये बैकग्राउंड ये देना चाह रहा हूँ कि आप लोग बचपन से सब मैंने कलर्स हम लोग को पता होता है, लेकिन कलर का जो एग्जैक्ट वेवलेंथ है, जो रेंज है वैल्यूज, वो एक्सपेरिमेंटली पता चलता है, एंड वन ऑफ दोस एक्सपेरिमेंट्स इज इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट्स। सो इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट जो भी लास्ट क्लास अभी कोहेरेंट कोहेरेंट पढ़े, उसका मेन यूज ये है, वन ऑफ द मेन यूजेस, ठीक है। अब ऑब्वियसली और भी एडिशनली रहता है, वो जैसे बोला कि हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में ऑयल फिल्म ये सब एक्सप्लेन करने के लिए इंटरफेरेंस यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन वन ऑफ द मेन यूजेस इज फाइंडिंग द वेवलेंथ्स, कैलकुलेटिंग द वेवलेंथ्स, ठीक है। मतलब कोई और एक्सपेरिमेंट है ही नहीं जिससे, लाइक हाई स्कूल में कोई और एक्सपेरिमेंट आपको नहीं मिलेगा जहां से आप वेवलेंथ एक्चुअली कैलकुलेट कर पाओ, ठीक है। तो ये बस मुझे ऐसे ही बकना था मैंने, क्योंकि एक्चुअली अपने टाइम में जब इंटरफेरेंस शुरू किए थे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो लगता था कि बस सेटअप है, हो रहा है, पैटर्न बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या यूज है पता नहीं, ठीक है। तो बाद में पता चला कि एक्चुअली यूज ये होता है, ठीक है। सो इंटरफेरेंस विद कोहेरेंट सोर्सेस, यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग wavelength values, wavelength values of different colors। इंटरफेरेंस हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक वेव के साथ होगा, तो अगर एक्सरे यूज करते तो उसके साथ भी इंटरफेरेंस होगा, लेकिन वो तुमको दिखेगा तो नहीं, वो तो इनविजिबल है हम लोग आइज के लिए, तो ऑब्वियसली वहां पे कुछ और एक्सपेरिमेंट्स यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि इंटरफेरेंस ही दिन भर यूज करना, देयर आर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स फॉर डिटरमाइनिंग वेवलेंथ्स, ठीक है, लेकिन इंटरफेरेंस यहाँ पे हेल्प करता है डिटरमाइनिंग वेवलेंथ वैल्यूज ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। तो अब यहीं पे वो एक्सपेरिमेंट आता है, मैं अब डायरेक्टली स्टार्ट कर देता हूँ। यही थ्योरी बकना था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एज यूजुअल यंग वो इंसान का नाम है, स्लिट कुछ कुछ होगा, देखते हैं। तो सबसे पहले थियोरेटिकली लॉजिकली क्या समझा है, मैं डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट में जंप नहीं करना चाहता हूँ, ओके या सबसे पहले ये मैंने अलग से समझते हैं एक्सपेरिमेंट का एक्चुअल जो सेटअप है वो सब मैं आऊंगा धीरे धीरे। पहले समझते हैं हाउ डू यू क्रिएट कोहेरेंट सोर्सेस। इन जनरल प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी दो सोर्स लो, अलग से दो बल्ब लो, दो सेपरेट लाइट सोर्सेस ले लो, वो लोग इनकोहेरेंट ही होंगे, क्योंकि एटॉमिक लेवल पे जो फेज डिफरेंस है दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अस, वो अपने मन मुताबिक हो रहा है, इट्स अ लाइक क्योटिक प्रोसेस, उसका अपना एक हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी दो सोर्स लोगे वो इनकोहेरेंट ही होगा। तो सबसे पहली बात कोहेरेंट क्रिएट कैसे करते हैं पहले वो समझते हैं, तो लोग ये लॉजिक देते हैं फॉलो करना, ठीक है। पहले समझ लो फिर कॉपी कर, बोलते हैं सर एक ही सोर्स, दो लेना ही नहीं, एक ही सोर्स, लेकिन अब इस सोर्स से क्या लाइट रेस चारों तरफ निकलेंगे, बाद में ड्रॉ करूंगा। बोलते हैं सर इस सोर्स के सामने एक ऑब्स्टेकल रख दो, एक वॉल की तरह कुछ, इज अ वॉल, ये जो ड्रॉ करो ना, थिंक ऑफ दिस एज अ टॉप व्यू या साइड व्यू, ये लाइट सोर्स है,
3D में देखने में कैसा होगा, अगर एक लाइट सोर्स है, सामने में ऐसा एक ऑब्स्टेकल, एक प्लेन ऑब्स्टेकल, प्लेकार्ड है, वुडन कुछ डोर की तरह है, ठीक है, ये ऑब्स्टेकल है, ठीक है। अब ये जो गैप है इसको बोलते हैं स्लिट्स। प्रैक्टिकल लाइफ में देखने में ऐसे होंगे स्लिट्स, लेटर बॉक्स में जैसे होता है, लेटर बॉक्स देखिए जिंदगी में, स्लिट्स, ये दोनों वही स्लिट्स है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे ये एक लॉजिक आता है, बोलते सर यहाँ से रेस तो चारों तरफ निकलेंगे, लेकिन जो ऊपर वाला स्लिट है, पहला स्लिट, ठीक है, छोटा सा गैप, गैप दिख भी रहा है तुम लोग को, दिख रहा है ना, ठीक है, और ये एक छोटा सा गैप S2, यहाँ से लाइट रेस निकले, मैं ग्रीन कलर में लाइट रेस को दिखाता हूँ चारों तरफ। अच्छा लास्ट दिन भी बोल रहा था, लाइट रे बोल के कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल लाइफ में रे बोल के कुछ नहीं है, बचपन से रेस पढ़ते हैं बिकॉज इट्स इजियर टू टॉक इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन बचपन में पूरा रेस के ढंग से पढ़े हो, लेकिन एक्चुअली क्या है, ऐसे कोई मतलब जादू शक्ति निकल रहा है 5 ठो, ठीक है, ये सब नहीं, एक्चुअली क्या है, लास्ट दिन से बोल रहा हूँ, इट्स अ 3 डायमेंशनल वेव, वेव फ्रंट वो सब कॉन्सेप्ट आया था याद करना, एक्चुअली तो वेव है, ठीक, और वो भी 1D नहीं, 3 डायमेंशनल वेव है एक्चुअली। ये रेस ड्रॉ करते जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग टू कॉमन पीपल, ठीक है, लाइक समझ पाए। तो पहली बात S1 पे दिखाने के लिए लोग ऐसे दिखाते, देखो लोग ऐसे करेंगे, लेकिन तुमको भी पता है एक रे पे ही जा रहे, एक रे बोले कुछ होता ही नहीं है। हम लोग यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि लास्ट क्लास को वेव फ्रंट बोल रहे थे, वेव फ्रंट क्या था, लोकस ऑफ पॉइंट्स हैविंग सेम फेस, रिकॉल कर, तो वो एक सरफेस था, हर पॉइंट पे फेस सेम है, अगेन इमेजिनरी सरफेस है, मैंने बोला था दिस इज अ काउंटर पार्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। तो बात है कि इस सरफेस पे वेव हर जगह है, हर जगह वेव ही है, और वेव के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। स्लिट में मैंने तुम ऐसे सोच सकते हो कि सर यहाँ पे एक वेव फ्रंट होता, लेकिन स्लिट में एक छोटा सा पोर्शन इंटरसेप्ट होगा, स्लिट के थ्रू ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट विल बी एबल टू पास, इट विल बी एबल टू प्रोपागेट, ठीक है। मैं सब लिख दूंगा, बस अभी पहले समझो, लिसन टू लाइक वर्ड्स जो भी बोलो। हम लोग ये बोलता है कि स्लिट के थ्रू पूरे वेव फ्रंट का कुछ स्मॉल पोर्शन निकल पाएगा, इट विल बी एबल टू गो थ्रू, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूँ वेव फ्रंट का एक छोटा सा पोर्शन सामने जा पाएगा, इसका फिजिकली डिटेल्स में मतलब क्या, इसका मतलब बात ही सर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, वो फिर इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, चलते रहता है, ठीक है। तो एक्चुअली वेव हर जगह फैला हुआ है, लेकिन स्लिट के थ्रू एक स्मॉल पोर्शन विल प्रोपागेट, लेकिन प्रोपागेट ठीक करेगा, ऐसा नहीं कि सर छोटा सा स्लिट तो जा ही नहीं पाएगा धक्का खाने, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो स्लिट के थ्रू वेव विल पास, लेकिन ऑब्वियस बात है उतना एनर्जी पास नहीं करेगा, पहले जो टोटल एनर्जी यहाँ पे निकला, यहाँ पे क्या सेम एनर्जी निकलेगा, नहीं, स्मॉल पोर्शन ऑफ एनर्जी विल पास। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि स्मॉल पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट्स विल पास थ्रू द स्लिट्स। थियोरेटिकली इट सिंपली मींस सर यहाँ पे लोकली जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड था वो फिर सामने में इंड्यूस करके निकलेगा, यहाँ पे वेव होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्रोपेगेट नहीं करेगा, करेगा, ठीक है। इंटरेस्टिंगली पता चलता है, ठीक है, अच्छे से सुनिएगा, इंटरेस्टिंगली पता चलता है कि यहाँ पे सामने जो वेव प्रोपेगेट करेगा ना फिर नेक्स्ट टाइम बाहर में, ठीक है, वो चारों तरफ प्रोपेगेट करेगा, ऐसा नहीं कि सर स्ट्रेट लाइन में निकला, ठीक है। क्योंकि अगर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्चुएट किया विद टाइम, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड 4 ही दिखे हो, ऐसा थोड़ी कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बस यहीं पे होता है। आप लोग रिकॉल करो वो इलेक्ट्रो इंडक्शन का चैप्टर, हम लोग बोलते हैं एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम, लेकिन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर जगह होते हैं। बात है कोई फिनोमेना लोकलाइज नहीं है, ठीक है। हम लोग दिखाने के लिए भी लास्ट दिन एक एक वेक्टर ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन अंडरस्टैंड एक वेक्टर एक पॉइंट बस एक इलेक्ट्रिक फील्ड, आसपास में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है आइसोलेट करना, ठीक है। ओके, ये बस रिप्रेजेंटेशन के वेक्टर डायग्राम हम लोग किए थे कि सर बहुत सारे वेक्टर्स ऐसे ऐसे करके हैं इलेक्ट्रो वेव में, ठीक है, लेकिन ऐसा तो है कि 2 वेक्टर है बीच में कुछ नहीं है, स्टूपिड चीज है। तो बात ये है, प्लीज अंडरस्टैंड कि इस पॉइंट पे S1 मैं अगर एकदम डिटेल्स में बात करूं, एक्चुअली इतना डिटेल्स में कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, उसका बुक में भी स्किप कर जा, लेकिन बस चाहते हैं कि डिटेल में समझ लो। स्लिट में आने के पहले ऑलरेडी कुछ वेव फ्रंट है, वेव है, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये अपने सामने में क्रिएट करेगा, हर जगह ही क्रिएट करेगा, ठीक है। ये जो पार्ट डिस्कस कर रहे हैं ये डिटेल्स में हो रहा आएगा यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, लेटर ऑन पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी बस आइडिया दे रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल क्रिएट इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इन ऑल अवेलेबल रीजन, चारों तरफ क्रिएट करेगा। तो सामने में तुमको अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल मिलेगा, सामने में फिर से तुमको वेव मिलेगा,
लेकिन वो वेव एक डायरेक्शन में नहीं, हर डायरेक्शन में अगेन प्रोपेगेट करे, ठीक है। ओके, तो डोंट स्टार्ट अप्लाइंग रे ऑप्टिक्स। बचपन में याद है कैसे करते थे? रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में क्या करते, सर लाइट रह गया इधर गया, रिफ्रैक्शन में सर लाइट रह गया इधर गया। इस बार ऐसा नहीं होता। अगर यहां से एक लाइट रे जा रहा है, स्लिट से निकलने के बाद चारों तरफ होगा। इसका मतलब ये नहीं कि लाइट रे स्प्लिट कर जा रहा है, लाइट रे बोल के कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बस सिंपल बात है कि सर यहां तक वेव गया और वेव फिर फाइनली चारों तरफ भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ। वेव के टर्म्स में बात करो, इसीलिए ये टॉपिक तो वेव ऑप्टिक्स में आता है। ये टॉपिक रे ऑप्टिक्स में क्यों नहीं देते क्योंकि ये सब चीजें आप रे के टर्म्स से समझा ही नहीं सकते। आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं लोगों को समझाने के लिए, बट आप रे डायग्राम करके समझा ही नहीं सकते क्यों हो रहा है। इसलिए मैं वेव के टर्म से बात करने का ट्राई करूं, लेकिन वेव के टर्म से वही बात करना उतना ईजी भी नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्राई टू थिंक इन टर्म्स ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। स्लिट के पहले भी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है, स्लिट के बाद भी होगा। उन लोगों को जगह मिला तो वो इंड्यूस करेगा, सिंपल बात, ठीक है। इंड्यूस करेगा तो आपको चारों तरफ ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रे आ रहा तो रे ऐसे ही जाएगा, नहीं, चारों तरफ आपको रे मिलेगा उनसे, ठीक है। वेव के टर्म्स में सोचना है, बार बार बोल रहा हूँ। एंड बिकॉज ऑफ दिस एंटायर रीजन, इतना कुछ हाबी जाबी कुछ कॉपी नहीं करना है, मेन चीज बताता है, फिर बाद में आराम से कॉपी करना। बिकॉज ऑफ दिस रीजन क्या बोलता है पता है? बोला जाता है सर, अच्छा ये जो S1 एंड S2 है ना, जो S1 एंड S2 है, दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ये ऑलरेडी एक सिंगल पॉइंट सोर्स है, S1 के थ्रू भी वेव पास कर रहा है, S2 के थ्रू भी वेव पास कर रहा है, वेव बोल रहा हूं। अब वो लोग बोलते हैं कि सिंस S2 एंड S1 से निकलने के बाद वो तो चारों तरफ निकलेगा ना। अगर चारों तरफ निकल रहा है तो थिंक ऑफ देम एज पॉइंट सोर्सेस, क्योंकि पॉइंट सोर्स से लाइट हमेशा क्या होता है, चारों तरफ निकलता है, ठीक है। तो लोग बोलते हैं कि स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द स्लिट्स एज पॉइंट सोर्सेस। सोचने का बस तरीका है, ठीक है। तो सोचो, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है, ठीक है। तो लोग बोलते हैं कि ओरिजिनली यू हैड वन सोर्स, ओनली वन सोर्स, दिस इज अ ट्रू सोर्स ऑफ लाइट, ये एक्चुअल सोर्स है, बल्ब है लेट्स से। स्लिट्स दे आर बिहेविंग लाइक पॉइंट सोर्सेस, तो यहां से लाइट रे चारों तरफ निकलेगा, इधर भी चारों तरफ निकलेगा, ठीक है। अब तुम यहां पे लेट से खड़े हो, ये तुम्हारा पॉइंट पी है। अब हम बोलते सर यहां से जो भी रेस निकलेंगे, अगेन है पूरा चीज वेव, बट रे डायग्राम करने से इजियर होता है लोगों को समझना। तो लोग बोलते सर रे डायग्राम ही करके समझाओ आप। तो रे डायग्राम कुछ ऐसा होगा, S1 के थ्रू कोई रे गया, उसकी वजह से वो रे इधर जा सकते हैं। एक्चुअली चीज ऐसा है, चारों तरफ निकल रहा है, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द रेस। सिंस S1 इज बिहेविंग लाइक अ पॉइंट सोर्स, तो P पॉइंट पे एक रे यहाँ पे डायरेक्टली आ सकता है, दूसरा रे कहां से मिलेगा, S2 से। S2 से भी रेज चारों तरफ निकलेंगे, S2 is again behaving like a new point source. So one of the rays from S2 may be reaching point P. Point P पे तब क्या होगा, इंटरफेरेंस, ठीक है। अब ओवरऑल अगर इस पूरी चीज को देखो तो हुआ क्या, पॉइंट P पे इंटरफेरेंस है। एक्चुअली पॉइंट P पे जो वेव्स हैं वो कहां से आ रहा है, S से आ रहा है, लेकिन हमको लग रहा है बीच में S1 S2 टू पॉइंट सोर्सेस से आ रहा है, ठीक है। दो डिफरेंट पाथ में आ रहा है, ये दोनों डिफरेंट पाथ्स में है, तो इनके बीच में हम लोग वो डेल Z का फैक्टर भी लिखेंगे। इंटरेस्टिंग चीज है, S1 और S2 के बीच में अगर मैं फेज डिफरेंस लिखने गया, फेज डिफरेंस बिटवीन द सोर्सेस S1 S2, हाँ बात होगा कि दोनों के लिए सेम हो। समझो ये चीज, सपोज S पे, S ने जब अपना वेव छोड़ा था स्टार्टिंग में, मैंने स्टार्टिंग में जब एक वेव फ्रंट यहाँ पे स्फेरिकल वेव फ्रंट होते हैं, पहले क्लास में बोला था स्फेरिकल वेव फ्रंट है, लेट्स से इसका फेज है फाई नॉट और डेल्टा नॉट, ठीक है। अब प्रोपेगेट किया, यहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचे। हम लोग देखेंगे कि हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, एस ना इन दोनों स्लिट से सिमेट्रिकली प्लेस्ड होता है, तो S1 पे जो फेज आएगा फिर लेट्स से दैट इज डेल्टा प्राइम, यहां पे भी डेल्टा प्राइम। P को जो दिखेगा उसके लिए वो P क्या लिखेगा, डेल्टा प्राइम माइनस डेल्टा प्राइम, वो बोलेगा सर जीरो है। एकदम नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट, ये सब किसी एक टाइम पे हुआ, कुछ देर बाद। मैंने बोला ये तो रैंडमली होता है ना, यहाँ पे तो रैंडम होता है, ये तो मेन सोर्स है ना। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, एटॉमिक लेवल ट्रांजिशंस S में हो रहा है, S1 S2 में नहीं हो रहा है। वहां पे तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे ट्रांजिशंस हुए। अच्छा नेक्स्ट इंस्टेंट पे यहाँ पे ट्रांजिशन चेंज किया, डेल्टा नॉट चेंज करके हो गया डेल्टा नॉट प्राइम, लेट्स ये बदल गया, कोई बात नहीं, ये भी बदल जाएंगे, लेकिन फिर से डिफरेंस कितना आएगा, जीरो। ये चीज तो कांस्टेंट रह गया ना। कोहेरेंट में क्या होता है, दिस थिंग या डेल फाई दैट इज कांस्टेंट विद टाइम,
तो वो तो कांस्टेंट रह गया हमेशा, वो हमेशा क्या रह जा रहा है, जीरो। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, हमने कोहेरेंट क्रिएट कर दी। हम कोहेरेंट इसमें किसको बोलेंगे, S1 एंड S2 स्लिट्स को कोहेरेंट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला चीज, ये भी एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं है, ये मेरा एक्सपेरिमेंट का छोटा सा पार्ट है, हम लोग एक्सपेरिमेंट से भी बहुत दूर है। ठीक है, मैं बस यहाँ पे ये चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये चीज सब लोग समझो कि हाउ डू एक्चुअली क्रिएट कोहेरेंट सोर्सेस, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में तुमको कोहेरेंट सोर्स कभी नहीं मिलेगा, मिलेगा ऐसा एक सिंगल इनकोहेरेंट। तो इनकोहेरेंट से ही हम लोग दो कोहेरेंट डिराइव कर ले रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसे मतलब जो वर्ड्स में लिखता हूँ मैं ऐसे बोलता हूँ, वी डिराइव कोहेरेंट सोर्सेस फ्रॉम वन सिंगल सोर्स। तो यहाँ पे जितना कुछ मैं थ्योरी बोला ना, मैं डिक्टेट करता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है काफी कुछ ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, मैं डिक्टेट कर दूंगा, ऑनलाइन ऑफलाइन में लिख लेना, लेकिन आइडिया अगर किसी को क्लियर नहीं, कुछ रिपीट करना तो बोलो, अब डिस्कस करो तो हो सकता है आपका आइडिया और क्लियर हो जाए। ठीक है, और ड्रॉ करने के लिए इतना ही ड्रॉ करना है, यही ड्रॉ करना है, मैं इसको रेफरेंस करके मैं डिक्टेट कर दूंगा। ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना है पूछो, बस ये ड्रॉ कर लीजिएगा, हम डिक्टेट कर दे रहे हैं कि क्या लिखना है, इसके नीचे ही साइड में थ्योरी लिख लो। ठीक है, इसमें और कुछ ऐड नहीं करूंगा, बस एक थ्योरी लिख लो, फिर जो फॉर्मूलाज और भी लिखना है वो बाद में। ठीक है, ऐसे स्टार्ट करो कि इन जनरल, इन जनरल, in general every light source, every light source will involve atomic level transitions, will involve atomic level transitions due to which the initial phase will randomly change, due to which the initial phase will randomly change। ब्रैकेट में लिख लेना वो डेल्टा नॉट, वहां पे एस के लिए लिखा था ना मैं डेल्टा नॉट, मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि डेल्टा नॉट इज अ फैक्टर व्हिच विल रैंडमली चेंज। ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। however however it is possible to derive, however it is possible to derive a pair of coherent sources, it is possible to derive a pair of coherent sources from the same light source. It is possible to derive a pair of coherent sources from the same light source. Full stop. This is because any phase change, this is because any phase change in the original source, bracket में लिख लेना S, इस एग्जांपल में S, this is because any phase change in the original source, bracket में S, कंटिन्यू करते रहो, will get added equally, will get added equally
to the phase of get added equally to the phase of the two new sources will get added equally to the phase of two new sources. Stop. No, no, no. Two new sources. Comma, full stop में comma. Thus keeping the phase difference between those new sources, thus keeping the phase difference between those new sources a constant. Those new sources are constant. ब्रैकेट में लिखिए ना वही S1 and S2, ये न्यू सोर्स है. मैं बोल रहा हूँ बेसिकली एक बार करते हैं, मैं ना क्या करता हूँ एक बार डिटेल्स में पूरा लेता हूँ, ठीक है. मैंने मैथमेटिकली, ऐसा नहीं कि कुछ पढ़े नहीं है, सब करवाया गया. मैथमेटिकली लेने से ना क्लियर रहेगा. और कुछ देखो, डेल्टा नॉट है किसी एक टाइम पे, और S1 पे जो फेज है, S1 पे जब वो वेव पहुंचा वहां पे जो फेज है दैट इज डेल्टा प्राइम. इन दोनों का रिलेशन कैसे निकालोगे? याद करना पड़े थे पहले दिन, लास्ट क्लास. हाँ, फेज डिफरेंस इन अ वेव बिटवीन टू पॉइंट्स, सेम वेव में. तो उसके लिए फॉर्मूला ऑलरेडी था कि डेल फाई इक्वल्स टू सिर्फ 2 पाई बाय लैम्डा डेल एक्स आया था, ये डेल जेड. मैंने एक ही वेव में दो पॉइंट्स के बीच में अगर फेज डिफरेंस निकालना, ये जो फेज डिफरेंस है ये किसके बीच में है? बिटवीन टू वेव्स. वो मैं बात नहीं करूं, मैं बात करूं कि अगर तुमको बस डेल्टा प्राइम एंड डेल्टा नॉट के बीच में निकालना, क्या लिखोगे? करते हैं एक बार. ये पर तुम लोग नीचे में अलग से ऐड कर सकते हो. डेल्टा प्राइम माइनस डेल्टा नॉट विल बी के टाइम्स ये वाला लेंथ. समझ रहे हो क्या बात बोल रहा हूँ? ये लेंथ कितना आएगा? चलो इसको मैं लेता हूँ L1, ठीक है. 2 पाई बाय लैम्डा L1 तो के L1, ठीक है. अगर सिमेट्रिक रहा तो अगर ये भी L1 हुआ, लेट्स लकीली L1 नहीं, जनरल केस लेते हैं, ये L2 लेट्स, ठीक है. यहाँ पे कुछ इसको डेल्टा डबल प्राइम कर देते, डबल प्राइम कर लेना, ठीक है. डेल्टा डबल प्राइम माइनस डेल्टा नॉट के L2. क्लियर है मैंने क्या किया? S से S1 और S से S2 के बीच में फेज डिफरेंस लिखा है बस, ठीक है. S से एक सिंगल वेव निकल रहा है, रे का बात नहीं है, वेव का ढंग से सोचो. S से एक सिंगल स्फेरिकल वेव फ्रंट निकल रहा है, हम लोग उसको दिखा रहे हैं लाइक 4-5 रेज ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, ठीक है. तो इफ यू मूव अलोंग S to S1, वहां पे फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस का इक्वेशन लिखो. डेल्टा प्राइम माइनस डेल्टा नॉट, ये फेज डिफरेंस है बिटवीन S1 एंड S, ठीक है. ओके, हर एक टर्म का मीनिंग क्लियर रखना कि ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है. ये रिप्रेजेंट करता है, ये वाला है फेज डिफरेंस. पीडी मतलब ये फेज डिफरेंस, हाँ, इस चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, फेज डिफरेंस बिटवीन S1 एंड S0, और ये था बिटवीन S2 एंड S0, और ये k टाइम्स पाथ डिफरेंस L1 L2, ठीक है. हमको पी पॉइंट पे लेकिन किससे मतलब है? फेज डिफरेंस, लेकिन बिटवीन whom? These two sources S1 S2. मतलब हमको अल्टीमेटली मतलब है ये चीज से. नाउ ये देखो, डेल डेल्टा 1 2, ये डेल डेल्टा 1 2 बेसिकली क्या है? इसका और इसका डिफरेंस, ठीक है. S1 S2 नए सोर्सेज है ना, वो उनके डिफरेंस से मतलब है. मतलब लेट्स से मैं लिखता हूँ डेल्टा प्राइम माइनस डेल्टा डबल प्राइम. अच्छा, एक दूसरे इक्वेशन के लाइक क्या बोलूं, सबट्रैक्ट कर दो तो ये डिफरेंस मिल जाएगा तुमको. सबट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? डेल्टा नॉट कट गया, बचेगा सिर्फ के
L1 माइनस L2, देखो क्या हुआ, बस फील करो। फाइनली यही फेज डिफरेंस है, डेल्टा नॉट की मैटर खोल लो। अब मैं वही लिखा हूं, मैंने वहां पे जो एक लाइन लिखा वही लाइन मेन है। एनी चेंज इन द ओरिजिनल फेज, मतलब डेल्टा नॉट में कोई भी अगर सडन चेंज हुआ, अरे वो तो हर बार कट जाएगा ना जब सब्ट्रैक्ट करेंगे। डेल्टा नॉट ही नहीं रह रहा है तो डेल्टा नॉट, लेट्स से डेल्टा नॉट की जगह डेल्टा नॉट प्राइम आए तो यहाँ पे डेल्टा नॉट प्राइम रहेगा, लेकिन फाइनली वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बात समझ में आ रही है? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो भी चेंजेस यहाँ पे होंगे ना, वो तो दोनों में ही एडजस्ट हो जाएंगे। इसलिए वो एक लाइन लिखा ना, एनी चेंज इन द ओरिजिनल फेज इज एडेड इक्वली टू बोथ द सोर्सेस। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। और नेक्स्ट टाइम अगर डेल्टा नॉट प्लस डेल डेल्टा नॉट हुआ, वो डेल डेल्टा नॉट वाला फैक्टर बना, वो इंक्रीज है, वो दोनों में ही, दोनों को ही मिलेगा। हाँ, अब यही चीज दो स्लिट की, जैसे इन्होंने पूछा अली ने कि सर दो से अगर तीन स्लिट हुआ, और तीन स्लिट में भी सेम स्टोरी, 3 4 5 स्लिट करो। हम दो के लिए काम करते हैं क्योंकि वही चैप्टर है, लेकिन एक्चुअली तीन वाला बोले अच्छा चीज पूछे, क्योंकि एक्चुअली एमसीक्यू में जॉइंट में एक प्रॉब्लम रहता है, जब ये 3 स्लिट देके रखता है। ठीक, तो ऐसा नहीं कि बाप रे 3 स्लिट माथा फट जाएगा, कुछ नहीं। मेन चीज है कि 3 स्लिट भी रहे, तो ऐसे बेसिक से लिखोगे ना। मैंने जैसे लिखा ना KL1 KL2, वहां पे KL3 भी आएगा। ठीक है। मेन चीज क्या है कि वो डेल्टा प्राइम जो भी हो, डेल्टा नॉट वाला सबके साथ रहेगा, जब भी डिफरेंस देखने जाओगे वो हमेशा कैंसिल कर जाएगा। ठीक है। एनी चेंज इन डेल्टा नॉट विल गेट एडेड टू लाइक डेल्टा प्राइम एंड डेल्टा डबल प्राइम इक्वल, सबको इक्वल अमाउंट में मिल रहा है। पी पे उसका लेकिन कोई इफेक्ट नहीं। बढ़िया, क्लियर हुआ ये बात तक? तो सेंटेंस वही मेन सेंटेंस, इसको वैसे सजा के लिख दिया। ठीक है, ये लिख के तुम दिखा सकते हैं यहाँ पे, सर इंडिपेंडेंट ऑफ डेल्टा नॉट, ऐसे लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ डेल्टा नॉट। तो घंटा फर्क पड़ता है ना। अच्छा हाँ, जो सिमेट्रिक बोले कि अब L1 L2 इक्वल है तখন जीरो था, एसिमेट्रिकली अगर प्लेस्ड है, मतलब L1 L2 सेम नहीं है, तब कुछ ना कुछ रहेगा लेकिन कांस्टेंट रहेगा। ठीक, इंडिपेंडेंट ऑफ डेल्टा नॉट इज कांस्टेंट विद टाइम। ठीक है। अब जो मैं बोल रहा था कि कुछ बोलने वाला था, यहाँ पे क्वेश्चन फिर दिमाग में निकल गया। ठीक है, क्या जो भी है, इंडिपेंडेंट ऑफ डेल्टा नॉट बोलना था, क्या क्या नहीं, ठीक है छोड़ो, आते हैं, वो ऑटोमेटिक याद आए, कुछ छोटा छोटा चीज बात रहता है ना, वो सब सडनली याद आती। तो इसमें फिलहाल और कुछ नहीं। ठीक है, अब इसको यूज करेंगे हमारे एक्सपेरिमेंट में, अब डायरेक्टली उसमें जाएंगे। तो सबसे पहले ये पहला पार्ट में इतना मैंने ऑलमोस्ट आधा घंटा इसमें देने का मेन रीजन यही है कि समझाने के लिए कि हाउ कैन यू क्रिएट कोहेरेंट सोर्सेस, बट स्टार्टिंग फ्रॉम वन सिंगल सोर्स। आपको दो ओरिजिनल कोहेरेंट सोर्स थे ही नहीं। ठीक है, हाँ जो ये बोलने वाला था भूल गया, अब याद है। जो बीच में हम ये पार्टिकुलर बोल रहे थे ना कि रे के टर्म्स से ड्रॉ करें, लेकिन रे नहीं है, थिंक इन टर्म्स ऑफ वेव। S1 एंड S2 दे बिहेव लाइक पॉइंट सोर्सेस। ठीक है, कैसे पॉइंट सोर्स हुए, वेव मतलब वेव S1 से फिर चारों तरफ निकल रहा है। अब क्लास 9 10 की तरह रे डायग्राम करके नहीं कि स्ट्रेट वेरी है, वो ऐसा नहीं होगा, चारों तरफ निकलेगा। ये जो चीज है ये हाइजेंस प्रिंसिपल में फिर से आएगा, तो उसमें मैं थ्योरी में लिखा दूंगा। अभी एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इसके टर्म्स में, तो मैं वो लिखवा नहीं रहा हूँ, लेकिन वो हम लोग का आएगा, वो टॉपिक बनेगा। एक सिंपल एक एग्जांपल बोल देता हूँ ताकि सबको दिमाग में रहे। ठीक है, एक एग्जांपल बोल देता हूँ ताकि कभी भूलो ना। इस चीज को बता रहा हूँ कि मतलब S1 से निकल के ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन में निकल जाता है, चारों तरफ निकलता है। ये चीज को समझाने के लिए, ये चीज को दिमाग में रिटेन करने के लिए एक एग्जांपल एक्सपेरिमेंट याद रखना। वो होता है, देखना कि सपोज दिन के टाइम पे पूरा रूम दरवाजा वरवाजा सब बंद है, सब एकदम डार्क है। हाँ, अब हल्का सा डोर या विंडो खुला है तो वहां से वो लाइट का गॉड्स ब्लेसिंग्स आते हैं वहां से। ठीक है, एक बीम दिखता है, अरे वो बचपन में होता था ना टिंडल इफेक्ट, कोलॉइड्स, हाँ स्कैटरिंग, अरे स्कैटरिंग ऐसे भूल गए तू। अब कहाँ, रुक जा रुक जा, नहीं नहीं नहीं, अब रुक जा। स्कैटरिंग मेन चीज है कि जो होता है ना कि एकदम रूम है, अंधेरा है पूरा, लेकिन हल्का से कहीं पे ओपनिंग है तो बाहर से लेट से सनलाइट आ रहा है, तो स्ट्रीम कर रहा है एकदम, तो तुमको एक बीम दिखता है, डाइवर्जिंग बीम दिखता है प्रॉपरली। और जहाँ पे घर पे गिरेगा, जहाँ पे फ्लोर पे गिरेगा, वहां पे ब्राइट एकदम पूरा लाइट दिखता है, पक्का ना? अच्छा एक चीज नोटिस कियो, ऐस ऐसा थोड़ी होता है कि यही ब्राइट है ना, आसपास में पूरा पिच ब्लैक है, नहीं, आसपास में भी उजाला होता है।
उजाला मतलब ब्राइट नहीं भाई, दिस रीजन जहाँ फ्लोर पे गिरा वो बहुत ब्राइट होगा, लेकिन ऐसे कि आसपास में दिख नहीं रहा, दिखेगा ऐसा। ये भी नोटिस कर रहा हो तुम लोग, जब ये होता है ऐसा तो नहीं कि ये पार्ट एकदम डार्क होता है, पिच ब्लैक नहीं हो, आपको समझ में आएगा। मतलब सपोज ये वॉल पे कुछ हैंग कर रहा है, आपको समझ में आएगा कि हाँ है, इट विल बी डार्क, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बट एकदम पिच ब्लैक नहीं होगा, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली वही জিনিসগুলো মানে তুই सपोज ब्राइट लाइट चोकटा রেখেছিলিস, सडनली आओगे तो तुमको डार्क ही लगेगा, होता है ना हम लोग को आईज एडजस्ट करने में टाइम लगता है, तुम डार्क में चुपचाप खड़े रहो, तुमको ऐसा तो नहीं कि वॉल हमेशा पिच ब्लैक ही दिखेगा, नहीं, ठीक है। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट क्या समझाता है एक्चुअली, कि लाइट तुमको लग रहा है कि मेनली रेज इधर जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आसपास में नहीं गिर रहा है। लाइट का जो एनर्जी है वो स्लिट से निकल के एक्चुअली चारों तरफ ही निकलता है, ठीक है, इसलिए आसपास में स्टिल तुमको दिखता है, पिच ब्लैक नहीं दिखता, मतलब एकदम पूरा अंधेरी रात, चांदनी रात पूर्णिमा की रात ऐसा नहीं दिखेगा तुमको, समझ में आ रहा है, तो हॉरर स्टोरी बन रहा है एकदम, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था अपने टाइम पे, क्योंकि दिस सिंपली टेल्स यू कि कभी भी लाइट एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं आती, एक्चुअली कभी इससे स्लिट फ्लिट है ना, वो साइड में घूमने उमने लगता है, कुछ कुछ करता है, इनफैक्ट इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन, वो जो बचपन में भी सुने होंगे, नहीं तो पढ़ेंगे हम लोग, उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन, वो साइड में से घूम जाता है। तो ये चीज आप रे डायग्राम से नहीं समझा सकते। अब सोचो ना, अभी 2 साल पहले जब 10 में थे, 10 में तुमको कोई भैया आके बोलता कि लाइट यहाँ से निकल के ऐसा टेढ़ा आता है, तुम क्या बोलते उसको, पागल, अच्छा अच्छा बात सुना देते उसको, यार कुछ पता होता है नहीं, ठीक है। मैंने बात ये है कि देयर आर फिनोमेना लाइक दिस जहाँ पे रे डायग्राम काम में नहीं आता है, ये वेव बिहेवियर है, इसको दिल में डालो, ठीक है, क्लियर है बात, ठीक है। तो ऐसा सिंपल एक्सपीरियंस होता है। हाँ, और एक बुक में और एक एग्जांपल इसका दिया हुआ था थ्रू साउंड वेव्स, बहुत गजब का, बोल ही दे रहा हूँ। बोला था कि सर एक दीवार है, पीछे में लाउड स्पीकर है, तुम दीवार के यहाँ पे खड़े हो, ऐसा थोड़ी कि तुमको गाना सुनाई नहीं देगा, साउंड वेव्स जा रहा है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि तुम थोड़ा अंदर में घुसोगे तो एकदम सुनाई नहीं देगा, नहीं सुनाई देता है, क्यों, वहां पे भी वेव्स थोड़ा साइड में बेंड हो जाता है, ऐसा। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई एकदम उधर निकल रहा है, इधर वॉल के पीछे रहो तो सुनाई नहीं देगा, तुमको सुनाई देगा, क्योंकि वेव्स थोड़ा बेंड कर जाते हैं, ठीक, तो वेव्स में ये बिहेवियर होता है। तो यही चीज हम लोग हाइजेंस प्रिंसिपल में और डिटेल्स में लेंगे, ठीक है, फिलहाल आइडिया रखना बस, ठीक है, क्लियर ही था, जितना बोलना था बोल दिया। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, नाउ द सेटअप, ठीक है। अब तुम लोग साइमल्टेनियसली मेरे साथ कॉपी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैंने ये समझ भी पाओगे, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। 3 डायमेंशनल सेटअप मैं पहले कर देता हूँ, छोटू सा, नहीं इसको कोने में करता हूँ, तुम लोग कॉपी में इस तरह से करना, ये हमारा लाइट सोर्स, ये एक लाइक ऑब्स्टेकल विथ स्लिट्स सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, सामने में एक स्क्रीन है, स्क्रीन, और ये ऑब्स्टेकल विथ स्लिट्स, ऑब्स्टेकल विथ स्लिट्स, ठीक है। 3D वाला मैं तुम लोग भी साइड में कहीं भी छोटा सा कर लेना, मैं बता दे रहा हूँ 3D मैंने एक्चुअली सेटअप कैसे रहता है। एक पॉइंट लाइट सोर्स है, अच्छा बहुत लोग ना वर्टिकल स्लिट्स यूज करते हैं या हॉरिजॉन्टल, उससे कुछ चेंजेस होंगे, उससे आपको जो पैटर्न मिलेगा इधर हॉरिजॉन्टल मिलेगा या वर्टिकल मिलेगा, वो छोड़ो, हम लोग हॉरिजॉन्टल स्लिट्स लेके करते हैं, स्लिट्स है, ठीक है। ये पूरा सेटअप लेट्स से एक टेबल पे रखा हुआ है, एक्चुअली यही होता है। कॉलेज में जो लोग गलती से फिजिक्स ले लोगे कभी, ठीक है, जब फिजिक्स लैब में जाओगे वो लोग ये देखोगे, क्या, नहीं नहीं हमको पता है नहीं लोगे, मैं जिससे तो गलती से यार, गलती से भी नहीं, ठीक, ओके कोई बात नहीं, ठीक है, सबके बस की बात नहीं होती है क्या, सबके पास की बात नहीं होती है, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये पॉइंट सोर्स है, ऑब्स्टेकल स्लिट्स है, ये आपका टेबल है, ठीक है। बहुत दूर पे एक्चुअली स्क्रीन रहता है, स्क्रीन मतलब आप वॉल की तरह मान सकते हो, ठीक है। स्कूल में कहाँ करवाते हैं इसे, बोलते स्कूल में देखे, तुम तो वो बिरला अंबानी के स्कूल में पढ़ रहे हो, बात ही बोलोगे तो एमसीएल में ये सब मिलेगा, 11th में नहीं करवाते एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स, कॉलेज में ऐसा एक्सपेरिमेंट रहता है। मैं एक प्रैक्टिकल वैल्यूज बता रहा हूँ, कैसा होता है बताओ तो, जितने लोग आए हो मेरे रूम में तो आए हो, जो ऑनलाइन हो वो लोग सुनो, मैंने इमेजिन करो, जो ऑफलाइन हो सुनो, तो देखो, सपोज पॉइंट सोर्स एक वॉल पे है, ठीक है, जो टेबल होगा, टेबल के सामने वो जो पहला जो ऑब्स्टेकल है वो लेट से यहाँ तक है, यहाँ ऑब्स्टेकल है ये मेरे इस पे, और जो स्क्रीन है, रुक जाओ ऐसे,
ये स्क्रीन, ये आपका ऑब्स्टेकल मिला, यहाँ पे स्लिट्स है, इतने गैप पे आपका वो पॉइंट सोर्स। स्क्रीन जो होगा वो दीवार इतना दूर, वो सेकंड वो दूसरा दीवार, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स बेसिकली ये गैप छोटा होता है जनरली, ठीक है, ये गैप छोटा होगा, ये गैप भाई ह्यूज होती है। दिस इज इन द ऑर्डर ऑफ मीटर्स एक्चुअली, ये मीटर के रेंज में आता है, इन द ऑर्डर ऑफ मीटर्स, ठीक है। सेटअप कुछ रीजन है, कुछ रीजन इसी ऐसे ये बाप रे बाप। तो वो सही बोलो, जो ये कॉलेज में रहता है, कॉलेज में पूरा आपका जो बोलता है ऑप्टिक्स लैब होता है, उसमें ऐसा एक रहता है पूरा, बहुत दूर में आपका स्क्रीन रहेगा टेबल पे, और जो ऑब्स्टेकल है सोर्स है वो लोग पास पास में, ठीक है। इंटरेस्टिंगली स्लिट्स के बीच का जो गैप है ना, स्लिट्स के बीच का जो गैप है, इट इज इन द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर्स। तो इन दोनों को आप कंपेयर कर पा रहे हो कितना छोटा होगा एक दूसरे कंपैरिजन में। मतलब ये डायग्राम में ये चीज हाईलाइट नहीं हो रही इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये डायग्राम में लग रहा है ले भाई ये भी मीटर ये भी मीटर, वाह आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, ऐसा नहीं बने वाला, ठीक है। यहाँ पे हो गया ना सेटअप में, दिस गैप S1 S2 का जो वर्टिकल गैप इट्स प्रिटी स्मॉल, मिलीमीटर रेंज में, सोचो सेंटीमीटर में भी नहीं जा रहा है, मिलीमीटर्स में। और कैसे मिलीमीटर बता रहा हूँ, 0.1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से भी कम, ठीक है। ये बहुत पतला होता है, ये गैप बहुत छोटा होता है, स्क्रीन काफी दूर में, ठीक है। ये कैपिटल डी, कैपिटल से डिनोट करते हैं स्क्रीन, इनके बीच के गैप को जनरली लोग देते हैं स्मॉल डी, स्मॉल डी लिखते हैं। ऑब्वियसली हमेशा लिखा रहता है कैपिटल डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी, ठीक। क्या बहुत दूर, हाँ बहुत दूर में मीट कर आ रहा हूँ, उससे पहले तो सुनो, एक चीज मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ अभी, रुकिए देख रहे हो, सुन लो। मैं अभी बोला था दीज टू विल बिहेव लाइक न्यूज सोर्सेज, और लाइट यहाँ पे पॉइंट पी कहीं पे होगा, हर जगह मीट करेंगे लाइट स्क्रीन पे कहीं पे, ठीक है। तो ये S1 S2 which are very very close and light rays बहुत दूर में मीट कर रहे हैं। ऐसा डायग्राम कहीं पे देखे थे डाइपोल में, डाइपोल का जो डेरिवेशन का तरीका होता है पूरा सेम रहता है, चैप्टर खत्म, ठीक है। सही में डाइपोल का डेरिवेशन में वो जो अप्रोक्सीमेशन लेते थे, याद है, वो तो बहुत लोगों को याद होगा, वो लोग पढ़े होंगे, एग्जैक्टली सेम चीज कर, ठीक है। तो अगर वो याद है तो ये चीज आप इजिली कर सकते हो, बस हाँ हम लोग को इंटरफेरेंस का वो कॉस डेल्टा वो सब लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली मेजर पार्ट वही डेरिवेशन, अप्रोक्सीमेशन, ज्योमेट्री वही सब, एंड अल्टीमेटली एम क्या है, मैंने बोला था अल्टीमेटली हमको लैम्डा का एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करना है एक्सपेरिमेंट में। जब ये सेटअप क्रिएट किया जाएगा, इस सेटअप में ये कैपिटल डी स्मॉल डी ये तो मेजर कर पा रहे हो ना, ये तो हम लोग खुद बना रहे हैं सेटअप्स, तो ये सब मेजर कर पा रहे हैं। अल्टीमेटली मैं क्या करूंगा, मैं लैम्डा को एक्सप्रेस करूंगा इन दीज टर्म्स, कैपिटल डी स्मॉल डी। सोचो अगर एक्सपेरिमेंटली लैम्डा का कोई एक्सप्रेशन कैपिटल डी स्मॉल डी इन टर्म्स में ला पाए, कुछ भी कहेगा और भी बहुत कुछ आएंगे, तो बेसिकली तुम लैम्डा को निकाल सकते हो, यही बन गया हमारा काम। तो मैं वही बोला था कि एक पर्टिकुलर कलर का वेवलेंथ, मतलब ये सपोज हमारा जो एस है इट्स अ मोनोक्रोमैटिक येलो सोर्स ऑफ लाइट, तो येलो लाइट के साथ मैं इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट करूंगा ये बोला, और वहां से मैं येलो का वेवलेंथ निकालूंगा कैलकुलेट करके एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो अब आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये 3D वाला सेटअप मैंने मैं ऐसे समझाने के लिए कि विजुअलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग ऐसे में ही करेंगे पूरा चीज, तो मैं करते रहता हूँ, तुम लोग कॉपी करते रहो, अब बिंदास कॉपी करो, बीच में उतना बकना नहीं मुझे। तो अभी कॉपी करो, तो और कुछ बकूंगा नहीं। ऑब्स्टेकल है, ओ ये ऑब्स्टेकल वाला नहीं एक्चुअली मैटर करता है, बोलते हैं कि लाइक नहीं बाकी रीजन में उधर ब्राइट हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, देखिएगा आपको। मैंने बोलता है कि ऑब्स्टेकल बेसिकली थोड़ा बड़ा लो, ताकि मतलब तुमको जो डार्क ब्राइट का पैटर्न मिलने वाला है स्क्रीन पे मिलेगा, तो स्क्रीन पे बेसिकली स्क्रीन ऑलरेडी पहले से ब्राइट हुआ, तुमको डिफरेंस दिखेगा नहीं, मैंने बेसिकली थिंक যে অবস্টাকলটা হচ্ছে আমি তো কত বড় অমনি কিছু মিলিমিটার ডিফারেন্স মানে इनके बीच में, হ্যাঁ এই এই জায়গাগুলো বলছিস, ওইগুলো মানে একদম मतलब
लाइट को पास नहीं करने देगा, वो ओपेक है, समझ में आया? बाकी पूरा ऑब्स्टेकल, ये पूरा रीजन, हाँ वो पूरा ऑब्स्टेकल, वो पूरा ओपेक रीजन है, वो लाइट को पास नहीं करने देगा। लाइट को जो भी इस साइड में आना है स्क्रीन पे, वो स्लिट के थ्रू ही आना है, और कहीं से नहीं आना। मैंने एक बड़ा सा एक प्लेकार्ड ले, तो ये, हाँ वो नहीं मिड में, मिड पे करते हैं, बीच में कहीं, ठीक है, बीच में करके मैंने उसको, मैंने बेसिकली, हाँ एक्चुअली बॉक्स के अंदर होता है ऐसा कुछ, वो एकदम वो लाइन बीच से जाता है, ये हमारा इसलिए मिड पॉइंट में ऐसे कर, सिमेट्रिक प्लेस के बाकी हर जगह वो ओपेक। अच्छा एक चीज याद आ रहा है बोलते बोलते, ये इसका ना प्रैक्टिकली, मैंने ये तो मैं कॉलेज वाला सेटअप बताया, और एक सेटअप मुझे बाद में वो नेट पे पता चला, ठीक है, वो देखना, ये बोले होंगे वो चैनल सब लोग देखते ही होंगे, नेट पे आता है वेरिटासियम, वो एक चैनल रहता है, ठीक है, तो वो बंदा भाई वो गजब के एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, ठीक है, और एक आता है एक्शन लैब, फिर देखा है, ठीक है, वो भी बहुत गजब के एक्सपेरिमेंट्स करता है, ठीक है, तो वेरिटासियम वाले चैनल में ना उसने दिखाया था, तो ये पर मुझे उसके थ्रू पता चला था, खुद नहीं, मैंने लैब में मैंने ये नहीं देखा था। वो ऑब्स्टेकल में क्या करते हैं ना, बताता हूँ एक बार जान लो कि ऑब्स्टेकल कैसा होता है। ऑब्स्टेकल ना एक ऐसा, एक बड़ा सा एक रेक्टेंगुलर बोर्ड की तरह, एक रेक्टेंगुलर एक आपका प्लाईवुड का लेट से बोर्ड है, ठीक है, यहाँ पे ना, यहाँ पे दो लाइंस थे, लेकिन नॉर्मली वो तुमको दिखेगा ही नहीं, मैंने वही बोलना चाह रहा, स्प्लिट स्लिट जो होता है ना, उनका खुद का गैप इतना पतला है कि नॉर्मली तुम्हारे सामने अगर ये मैं प्लेकार्ड रख दूं ना, तुमको लगेगा अरे सर पूरा यूनिफॉर्म, तुमको लगेगा कोई लाइन नहीं है, तुम जब बारीकी से नोटिस करोगे या इफ यू होल्ड इट अगेंस्ट सम लाइट सोर्स, तब तुमको दिखेगा कि अरे पतला सा दो लाइट ये है, नहीं तो तुमको दिखेगा भी नहीं। बहुत केसेस में होता है तुमको लगेगा बस एक काला, माने एक लाइन है बस, तुम जब जूम करोगे तो दिखेगा कि एक्चुअली वहां पे दो लाइन, और दो लाइन मतलब दो स्लिट्स, एक्चुअली दो स्लिट्स है, लेकिन बीच का गैप मतलब स्लिट का खुद का थिकनेस एज वेल एज स्लिट के बीच का गैप सब इतना छोटा होता है ना कि आपको बहुत उसको मिस्टेक कर लेते हैं फॉर सिंगल लाइन, ये दिखता ही नहीं है लोग, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता, तो उसने एक कुछ दिखाया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे हल्का सा पिक्चर होता ना दिमाग में, वैसे याद रहा, उस चैनल में दिखाया था, वो जब एक्सपर्ट यूज कर रहा था, तो उसमें ऐसा कुछ था कि यहाँ पे एक लाइन था, वो लग रहा था एक सिंगल लाइन है, लेकिन वो जब कैमरा को जूम करके दिखाया तब दिखा रहा, अरे भाई दो लाइन्स, दोस टू लाइन्स आर लाइक बिहेविंग लाइक टू स्लिट्स, ठीक है, तो मतलब मैंने ये बताना चाहूँ कि ये गैप सही में बहुत छोटा हो, ठीक है ना, आपको नेकेड आई से लगेगा कि यार कुछ है ही नहीं, ये लगेगा कि एक लाइन है बस, ठीक है, तो यही बात है, ये ऐसे ही बोलना था। चलो कॉपी करते रहो, ये टॉपिक सब ऐसा है ना कि अनलेस अनटिल आप एक्सपेरिमेंट करो ना, नहीं करो तब तक आपको फील नहीं आया, और लोगों को तो ऐसी फील नहीं आती फिजिक्स में, गलती से भी नहीं गिरे तो, हाँ क्या वो क्या देखा, हाँ FAQ, frequently asked questions, किस में दिखा था? अच्छा वो लड़का जो आता था वो क्या, उनको एक लड़का था जो डिस्कस करता था, वो क्या वहाँ हंसी मजाक करके क्या, वो नहीं था, वो दूसरा, ऐसे बहुत सारे मतलब चाहे मैंने, हाँ ये रहा था, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं वो क्या था, वो आदमी का क्या, वो बहुत सारे होस्ट, मतलब बहुत सारे शोज को होस्ट करता है वो आदमी को, अरे हाँ मनीष पॉल, हाँ हाँ। अच्छा हाँ वो साइंस ऑफ स्टूपिड, अच्छा हाँ ठीक 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 ठीक, मैं वो देखा था एक्चुअली, ठीक है, हाँ वो भी गजब देता, साइंस ऑफ स्टूपिड भी अच्छा लगता था, ठीक है, हाँ मजा आता था, बचपन में ये क्यूरियोसिटी रहती है, बड़े होते तो कुछ हो जाता है ना हम लोग को, अभी भी, अभी ये तो अच्छा है, ठीक है, ये सोशल मीडिया ना रहे ना तो ठीक है, बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, क्या, नहीं लेकिन टीवी में उस समय तो, टीवी में तो इंस्टाग्राम नहीं आ रहा ना कि बैठ के स्क्रॉल करना शुरू कर देंगे, तो नेट पे क्या है, मतलब डिस्ट्रैक्शन के ऑप्शंस रहते हैं, तो तुम भले भले मानो तुम अच्छे मन से शुरू करोगे, चलो आज को ये देखेंगे, साइड में एक आएगा एवेंजर्स का नोटिफिकेशन बस उधर,
एवेंजर से शुरू हो जाएगा कोई और से कोई और चले जाएगा गैल गैडोट पे, ठीक है, वही बात है। हमारे साथ भी होता था ना। छोड़ो। तो क्या क्या करना है, अभी बस कॉपी करते रहो, मैं बाद में पूरा समझाता हूँ। यहाँ कुछ डायग्राम्स करने हैं और कुछ नहीं। यही सब बात है। इंजीनियरिंग मैंने लेवल के ना चैनल्स कम है, मैंने देखा है। मैंने हाई स्कूल पढ़ाई को लेके इतना, मैंने हाई स्कूल ऑलरेडी मतलब इतना उसको लेके बहुत है। लेकिन जबकि इंजीनियरिंग लेवल पे मतलब कुछ कुछ जगह है, इंजीनियरिंग लेवल पे बहुत कुछ आप लेके आए एनिमेशन करके, बहुत कुछ बहुत कम है लेकिन। सही है, अच्छा लगता है। यस यस। ठीक है, आप बोल सकते हो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब इतना किसको और भी जो करना है, हो जाएगा। तो अब जरा आप सुनते भी रहना, कॉपी करते रहिए। हो गया यहाँ तक जितना करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन सबका कॉपी हो गया। अब मेन पार्ट खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? पहला चीज है कि अच्छा ये सब ये इधर वाला मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। सुनो, तो एक एक करके सबसे पहला एस से मतलब नहीं है हमको। एस वन एस टू ऑलरेडी दो सोर्सेज है विच आर कोहेरेंट, ये एस्टैब्लिश हो चुका है हम लोग का पहले। अब उससे ही स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को क्या देखना है, एट पी देखना है इंटरफेरेंस, दो वेव्स आ रहे हैं, रे ड्रॉ कर लेकिन है वेव्स, ठीक है। तो हमको पता है कि सर रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन में क्या आएगा, आई वन आई प्लस आई टू प्लस, जो लिखना था वो लिखते थोड़ा मेहनत करके, टू रूट आई वन आई टू कॉस डेल्टा। यही एवरेज भी है, क्योंकि एस वन एस टू कोहेरेंट है। हर चीज का आंसर एस वन एस टू कोहेरेंट, कुछ कुछ क्यों हो रहा है सर कोहेरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज कैलकुलेट क्या करना, हम लोग को ये कैलकुलेट करना, सुनना अच्छे से, किस हाइट पे, मतलब पी सम पॉइंट ऑन द स्क्रीन, तो एक पर्टिकुलर हाइट वाई पे ऑन द स्क्रीन कहां पे बहुत मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा और कहीं और पे आपको मिनिमम मिलेगा। लास्ट स्लाइड में आज भी जब हम लोग स्टार्टिंग में चैप्टर रिकॉल कर रहे थे, तो क्या बोले, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव डिफरेंट लोकेशंस पे होता है। इन दिस एक सेटअप डिफरेंट लोकेशंस कहां पे होने वाले हैं, स्क्रीन पे। हवा में भी होगा लेकिन हवा से मतलब नहीं हम, ठीक है। माने कहीं सपोज इस पॉइंट पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, लेकिन वहां पे तो तुम्हारी आंखें नहीं है ना, तुम्हारी आंखें कहां पे है, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक। तुम्हारी आंखें इधर है, यू लुकिंग एट द स्क्रीन। अब जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है, तुम उसको देखोगे तो तुमको डार्क दिखेगा। जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वो तुमको ब्राइट दिखेगा। मैंने इट्स लाइक वहां से लाइट रेस रिफ्लेक्ट करके तुम्हारे आंखों में गिरेंगे डायरेक्टली। तो बेसिकली तुम अगर आसपास से ही देख रहे हो स्क्रीन को, ठीक है, या स्क्रीन पे हम लोग लाइक अगर ऑब्टेन कर रहे हैं डायरेक्टली एक पैटर्न, तो आप लोग डार्क ब्राइट, आप डार्क ब्राइट देख पाओगे साइड से, ठीक है, आपको दिखेगा। तो बात वही है कि वो जो इंटरफेरेंस पैटर्न है, किस हाइट पे कहाँ पे क्या हो रहा है वो हमको स्टडी करें ऑन द स्क्रीन। हवा में भी होगा लेकिन उससे मतलब नहीं है, इधर आगे पीछे नहीं देखना, स्क्रीन पे देखना। तो हम लोग बोलते हैं कि सर लोकेशन चेंज करते हो तो डेल्फाई चेंज होता है, तो डेल्फाई के एक्सप्रेशन में ना क्या था, टू पाई बाई लैम्डा के लिखता बाद में, तो के डेल जेड, डेल जेड होपफुली क्लियर है तुम लोग को, जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है। अच्छा, प्लस डेल डेल्टा ये लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि
जीरो इस केस में, अगेन जीरो क्यों, क्योंकि मैंने सिमेट्रिक लिया है। लास्ट एग्जांपल में ऑलरेडी दिखा दिया, एसिमेट्रिक रहा तो कुछ एक रहेगा बट दैट वोंट चेंज विद टाइम। क्लियर, प्लीज ध्यान देना। एक्चुअली ये जो टर्म है यहाँ पे डेल डेल्टा 1 2 ये रहना चाहिए। मेन चीज मैंने ऑलरेडी नोटिस कर ली कि कांस्टेंट रहे। फॉर माय सिंपल एग्जांपल दिस इज एक्चुअली जीरो। ठीक है, तो बच गए हम लोग। ठीक है, लकीली के डेल जेड। ठीक, अब बात है हमको आई नीड एवरीथिंग एज अ फंक्शन ऑफ वाई। কোন হাইটে কি হচ্ছে এটা जानता है तो मुझे डेल फाई को अब वाई के टर्म से एक्सप्रेस करना, पूरा प्योर लॉजिक है। ठीक है, सर्टेन इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन डेल फाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डेल फाई डेल जेड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मुझे अल्टीमेटली निकालना क्या है, किस हाइट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखेगा, कहां पे डार्क दिखेगा, तो वाई के टर्म्स में लाना है। तो डेल जेड को वाई के टर्म्स में कैसे निकालें, अब यहीं पे आता है वो जो मैं बोला डाइपोल वाला वो पार्ट आया। तो अब ये थोड़ा लाइक आपको करना पड़ेगा, तो सुनना एक एक करके। पहला चीज डेल जेड इज Z2 माइनस Z1। तो Z2 माइनस Z1 हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग लॉजिक ये देते हैं, ये पहले भी कहते हैं, सिंस कैपिटल डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी, ये वाला अप्रोक्सीमेशन, ये अप्रोक्सीमेशन की तरह काम करेगा। सिंस कैपिटल डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी, ये गैप S1P is almost parallel to S2P। ये किसी को समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं डायग्राम करके दिखा रहा हूँ। क्या डाइपोल में ये था कि सर S1 S2 तो खूब काछे है, तो तुमने जो लाइंस ड्रॉ किए ना दे आर मीटिंग बट दे आर मीटिंग एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के सेंस में P is very very far from these two, इस सेंस में दे आर मीटिंग एट अ वेरी फार अवे पॉइंट। कोई कभी भी दो रेज अगर दो लाइंस फार अवे पॉइंट पे मीट करते दोनों को क्या करेंगे, पैरेलल। डाइपोल के डेरिवेशन में यही लॉजिक था, रिकॉल करना। ठीक है, तो पूरा वही लॉजिक। तो हम बोलते हैं इसको मैं थोड़ा अच्छे से ही ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा बड़ा करके ना बाबा, हाँ ना जब जाएगा मैं जानी। नेक्स्ट स्लाइड में करूंगा, यहाँ पे छोटा सा कर देता हूँ। S1 S2 उनका मिड पॉइंट मतलब, अच्छा ये नोटिस किया हो ना तुम लोग, P पॉइंट को मैं इस सेंटर ऑफ स्लिट से एंगल थीटा के नाम से मेजर कर रहा हूँ। डाइपोल में भी यही होता था, सेंटर ऑफ डाइपोल से हम लोग एंगल मेजर करते थे, एंगुलर वो आर्थ कॉमर थीटा होता था, याद करना। ठीक है, सो S1 से जो लाइन निकला है, S2 से जो लाइन निकला है एंड मिड पॉइंट से जो लाइन निकला है, सब ऑलमोस्ट पैरेलल है बिकॉज दे आर ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू P, ऑलमोस्ट पैरेलल। ये क्यों हो रहा है अप्रोक्सीमेशन, सिंस कैपिटल डी इज वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी। ठीक है, अब इससे हम लोग डेल जेड निकाल लेंगे सब, ज्योमेट्री कोड कितना कॉपी कर लो। ओरिजिनल सेटअप ही देखा वो, अच्छा ठीक। लास्ट स्लाइड में देखा देखना, KL1 KL2 आया था, वो लिखा था ना लास्ट वाले में, डेल डेल्टा 1 2 वो KL2 माइनस L1 या L1 माइनस L2 ऐसे आया था, देखा था ना। तो वहां पे L1 L2 डिफरेंट था, लेकिन यहाँ पे L1 L2 तो सेम है ना, तो KL2 माइनस L1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिमेट्रिकली सिचुएटेड है, बस ये रीजन हो गया। अब चाहो तो आप लोग खुद करिए, तो मेरे लिए वेट करो, मैं ये जो ओरिजिनल डायग्राम है ना मैं वहीं पे दिखा रहा हूँ। अगर किसी को लगा कि सर नहीं सर अब अलग से दिखाओ तो बोलना, यही पे दिखा रहा हूँ। डेल जेड की করে বার করব Z2 माइनस Z1, तो लोग ये लॉजिक देते हैं ना, আমি আলাদা করে ड्रॉ করব। मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद लग रहा है कि ना चाप पे যেতে পারে। टू पी ये लेंथ है Z1 S1 से लेके P तक। लोग क्या बोलते हैं सर ड्रॉप अप परपेंडिकुलर है, ये पूरा था S2 से P तक था आपका Z2, लेकिन इतना गैप ऑलमोस्ट लाइक ज्योमेट्री सर, ये रेक्टेंगल बन रहा है सॉर्ट ऑफ लाइक दिस, तो ये लेंथ भी कितना हुआ Z1, ये जो गैप हुआ यही हुआ तुम्हारा डेल Z, ये डेल Z हुआ, वो क्या हो गया तुम्हारा Z2 माइनस Z1। ठीक है, ये डेल Z कैसे निकालोगे, जब बोलोगे सर ये D है। ठीक है, एंड सिंस तीनों लाइन, ये जो डॉटेड लाइन इसको मैं डिफरेंट कलर में करता हूँ,
अब मेरे पास कलर अवेलेबल है तो चाप ले। मिड पॉइंट से ये एक लाइन लिए थे, ये थीटा एंगल पे दिखाए थे फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ये तले ये भी क्या होगा थीटा, सब पैरेलल है ना सर, ये थीटा ये एंगल भी थीटा, समझ पा रहे हो, सब लाइंस हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है, तो ये अगर थीटा हुआ ये 90 माइनस थीटा, ये भी कितना आएगा थीटा, ये ऊपर से करो सर, ये थीटा ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ऊपर वाले दिखाता हूँ वो मैसी नहीं तो हो जाएगा नीचे, तो ये थीटा ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ये भी कितना आएगा थीटा, इस ट्राइंगल में एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, नोटिस करना, हम लोग बोलते हैं सर एक ट्राइंगल ऐसा बन रहा है सर, ये थीटा है, ये डी है, ये डेल जेड है, तो डेल जेड इज अप्रोक्सीमेटली, ये पूरा अप्रोक्सीमेशन चल चुका है, डी साइन थीटा, डी इज लाइक द हाइपोटेन्यूज, बढ़िया ओके। लेकिन लोग बोलते हैं सर यहाँ पे लोग लिखते नहीं है, लोग बोलते हैं कि सर डेल फाई का तो एक्सप्रेशन क्या हुआ, कलर चेंज, 2 पाई बाय लैम्डा डेल जेड, लेकिन डेल जेड हुआ तुम्हारा डी साइन थीटा, ठीक। यहां तक आने के लिए अप्रोक्सीमेशन क्या यूज है, कैपिटल डी इज वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी, इससे ज्यादा आप टेक्निकली सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये आप सुन लो, इससे ज्यादा आप टेक्निकली ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे, लेकिन हम लोग और एक रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, ये पहले अभी मेंशन नहीं किया था, अब मेंशन कर रहा हूं, वेयर वी अप्लाई अनदर रेस्ट्रिक्शन, थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है। इसका पहले मीनिंग समझो, 3D में समझना, ये स्क्रीन है, स्लिट है, स्लिट की जगह पर ट्रायंगल बन रहा है, स्लिट है, सामने में स्क्रीन है, ठीक है। जो भी पैटर्न बोलेंगे डार्क ब्राइट का, जो भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जो पैटर्न इंटरफेरेंस पैटर्न देखने वाले हैं, वो हम लोग कहाँ पे देखते हैं, जो ऑब्स्टेकल जो स्लिट्स है ना, इसके ऑलमोस्ट सामना सामने एक रीजन में देखते हैं, इसके सामने ऑलमोस्ट इसके सामने वाला जो रीजन होगा, वहां तुमको एक डार्क ब्राइट का अच्छा एक फ्रिंज पैटर्न हम लोग बोलने वाले हैं, वो आपको दिखेगा, दूर में जाते जाते ना ब्लरी हो जाता है, तो दूर वाला पोर्शन दिखता नहीं, तो एक्चुअली हम लोग जो भी वो कंक्लूजन या जो भी एक्सपेरिमेंट्स करके लैम्डा निकालने वाला है, वो स्क्रीन का एक छोटा सा रीजन में देखने वाला है, ठीक है। अब बात है स्क्रीन का ये रीजन, यहाँ पे क्या एंगल सबटेंड करेगा, सिंस ये बहुत दूर में है, ये एंगल बहुत छोटा सबटेंड करेगा, हाँ, तो इसी रीजन से जो तुम एंगल देख रहे हो वो सब एंगल्स एक्चुअली क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में स्मॉल, थ्योरेटिकली तो क्या बोलते पर है, ये प्रॉब्लम आता है एक्चुअली, ये सुन लो, जॉइंट में, ये बोर्ड में नहीं हुआ था, लेकिन जॉइंट में एक प्रॉब्लम आया था, जहां पे बोले थे रिसेंटली कि सर ये पी पॉइंट पे तुम देख रहे हो एंड द एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा देखो, যদি এটা দূরে আছে, if capital D is very greater than small d, 30 डिग्री पे देख रहे हो, रेस बोलो तब भी आप पैरेलल बोलोगे, पैरेलल बोलने के पीछे लॉजिक है, कैपिटल डी इज वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी, पैरेलल रेस स्मॉल एंगल पे भी हो सकता है, लार्ज एंगल पे भी हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो लार्ज एंगल हो स्मॉल एंगल हो, अगर ये बोल दिया है तुम ये वाला पूरा अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन अगर 30 डिग्री दिया है तो साइन थीटा को और सिंप्लीफाई तो नहीं कर पाओगे, साइन थीटा रहेगा, लेकिन अगर एंगल छोटा हुआ तो आपको पता है साइन थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज, ये किया आप लोग 11 से क्या, टैन थीटा और थीटा इटसेल्फ, रेडियंस का बात हो रहा है, मतलब सपोज ये एंगल डिग्रीज में लेट से 5 डिग्री से कम, मतलब तुम दूर में नहीं देख रहे हो, तुम ये स्क्रीन बोला स्क्रीन का एक छोटा सा रीजन में देख रहे हो, पी पॉइंट बहुत ऊपर नहीं है, स्क्रीन का एक छोटा सा रीजन, जो लोग यहाँ पे उन लोग के लिए बता रहा हूँ, जो लोग मतलब घर पे ऑफलाइन में हो उन लोग के लिए ऐसे बता रहा हूँ, सपोज उस दीवार पे मेरा सोर्स एंड स्लिट्स है, उस दीवार दूसरे दीवार पे मेरा स्क्रीन, मेरा ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे मैं जो इंटरफेरेंस का फ्रिंज पैटर्न जो भी देखने वाला हूँ, जो भी डार्क ब्राइट देखने वाला हूँ, स्टडी करने वाला हूँ, इतने रीजन में बस यहाँ से यहाँ छोटे से रीजन, मैंने मेरा बोर्ड लेट से पूरा दीवार का सीलिंग का टॉप नहीं जाना हमको, सीलिंग पर एकदम फ्लोर पे नहीं जाना, बस इतने रीजन में। अब एक्चुअली ऊपर से नीचे से अगर एक लाइंस लेके तुम कम ज्वाइन करते हो एट में द अदर वॉल, तो ऑब्वियसली फाइनली एंगल कितना बनेगा, बहुत छोटा, तो प्रैक्टिकल लाइफ में दिस अप्रोक्सीमेशन एक्चुअली होल्ड्स वेल, ये मनगढ़ंत नहीं है, लेकिन कभी कभी बोल सकते कि मुझे सीलिंग पे देखना क्वेश्चन दिले किसी दिले पारे उधर उन लोग का मन, तो बोल दिया तो सीलिंग पे देखना, तब तो भाई वहां बीच से एंगल करो तो 45 डिग्री की तरह आ ही सकता है, ठीक है, 45 डिग्री ज्यादा 20 डिग्री आ ही सकता है, ठीक है, तो यही बात,
कि हम लोग ये एक नया अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, ये एक सेपरेट अप्रोक्सीमेशन कि इफ थीटा इज स्मॉल, मतलब वी आर लुकिंग, वी आर ऑब्जर्विंग small portion of screen, small portion of screen. In that case, sin theta can be approximately written as tan theta, which can be approximately written as theta, आपकी मर्जी। लेकिन अगर tan theta कर दिए, कितने बजे? 10 बजे नहीं? बहुत बहुत sin theta tan theta के approximately, और tan theta कैसे निकलोगे? पिछले स्लाइड में tan theta ना, ये ट्राइंगल देख लो, ये देख लो, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, क्योंकि हमको y लाना है ना, y लाना है, मेन ऑब्जेक्ट में दिमाग में चल रहा है y लाना है, हाइट लाना है, तो ये ट्राइंगल होगा तो क्या होगा, y by d tan theta, तो भाई ये हो गया y by d। अल्टीमेटली ताले del phi is expressed in terms of y। रे बाप, आप जिसको जो स्क्रीन देखना, जो स्लाइड देखना देखो, कॉपी करो, जो बताना बताओ, आप खत्म होने वाला। फाइनली द IR is क्या बात है, del phi का ही लिखते हैं, 2 pi by lambda, z में था आपका d sin थीटा, sin थीटा जब tan थीटा आया, tan थीटा मतलब y by d, ठीक। अच्छा, अब हम क्या करते हैं ना, हम सिंबल केस लेते हैं, हम बोलते हैं ये मतलब del phi निकल गया, मतलब तुमको यहीं पे लिख दो, अगर del phi निकल गया मतलब resultant intensity as a function of cos del phi में ये पूरा भद्दा वाला एक्सप्रेशन 2 pi dy by lambda d, तो ये पूरा जिनिस किया असलो इट्स अ फंक्शन ऑफ y, बोल सकता है ना, y इज द ओनली वेरिएबल, आपका हाइट चेंज होगा, आपका रिजल्टेंट डेंसिटी चेंज होगा, यही तो बोलना चाह रहा था कि y जैसे चेंज करोगे आपको डार्क ब्राइट मिलता रहेगा, क्योंकि IR विल कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। अब आते हैं तब उस पार्ट में, थोड़ा सिंप्लीफाइड स्टेप में, सिंप्लीफाइड, हाँ हम बोलते सर इफ, यार इफ छोड़, I1 इक्वल्स टू I2 लेते हैं, बोले मतलब दोनों जो स्लिट्स है ना, वो सॉर्ट ऑफ उनका थिकनेस सेम, S1 का जो थिकनेस है और S2 का जो थिकनेस है, ठीक है, थिकनेस मतलब जो गैप है वो सेम है, दोनों वो तो सॉर्ट ऑफ सेम एनर्जी पास करने को दे रहे हैं, ठीक। ऐसे तो वो लोग सिमेट्रिकली सिचुएटेड हैं ही ऑलरेडी, लेकिन ऐसा नहीं कि एक स्लिट थोड़ा छोटा है, एक स्लिट दूसरा बड़ा है, ये नहीं हो रहा। लेट्स से अगर दोनों स्लिट्स इक्वल साइज के रहे, स्लिट्स का साइज अगर सेम हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये स्लिट साइज सेम, स्लिट साइज सेम, ये अगर देते हैं, इन दैट केस रेजोनेंट इंटेंसिटी एक्सप्रेशन और अच्छा हो जाएगा। अच्छा, दोनों को मैं आई नॉट ले लेता हूँ, मतलब आई नॉट है, आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल स्लिट्स, नॉट एस नॉट, एस नॉट नहीं, स्टार्टिंग वाला नहीं, ठीक है, ये इंडिविजुअल स्लिट्स का इंटेंसिटी, तो क्या होगा आई नॉट प्लस आई नॉट, अब बच्चों इधर करो यार, सॉरी कांट हेल्प इट, ये सबर करो, यहाँ पे कुछ भी एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, बहुत लोग एक एक्सप्रेशन ये याद रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे सब मल्टीपल एंगल सबको याद है, ये लाइक मैथ्स 12 में, मैं फटाक से लिख देता हूँ, क्या आएगा, 2i0 कॉमन जाएगा, 1 प्लस कॉस डेल फाई, ठीक है ना, 2i0 कॉमन लिया, 1 प्लस कॉस डेल फाई, कॉस थीटा इज एज फार एज आई रिकॉल 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो एक्चुअली 2 आ जाएगा 4, बीच का स्टेप में जंप किया हूँ, किसी को दिक्कत हो खुद एक बार करो, सब मल्टीपल एंगल्स जो भी है, और बाकी एक बार वेरीफाई कर लो ये आएगा कि नहीं, ठीक। स्कूल लेवल प्रॉब्लम से बहुत बार इसको लोग याद रखते हैं, इट्स बेनिफिशियल, इट्स लाइक इजी टू स्टार्ट अ प्रॉब्लम, ठीक है। जनरली इंटेंसिटी इंडिविजुअल स्लिट्स का सेम रहता है, जनरली होता है, तो रेजोनेंट इंटेंसिटी का बहुत लोग ये एक्सप्रेशन याद रखते हैं, ठीक है, जैसे बता रहा हूँ, এখানে নিয়ে নেব, हाँ এখানে नहीं नीचे, यहीं पे एक चीज ले लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, बोर्ड में क्वेश्चन आया था, रेजल्टेंट इंटेंसिटी को प्लॉट करो, प्लॉट रेजल्टेंट इंटेंसिटी वर्सेस दैट y,
ठीक है, फॉर YDS 2 मार्क्स का ऐसा कुछ क्वेश्चन, तुम पूरा डेरिवेशन स्टार्ट नहीं करोगे, स्टार्ट विद दिस फॉर्मूला, ठीक है, या एडवांस चलो मतलब यहाँ से स्टार्ट करो, ये करके बोल देना कि सर ये आएगा, ठीक है, और उसके बाद तुम्हें ग्राफ करना है। मैंने बोला ग्राफ पूछी तो मेनली तुम इस क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो, तो ये बहुत तो कॉमनली यूज करते हैं, याद रखिएगा कंडीशन, लेकिन वही ये दोनों सेम होना चाहिए, I1 I2 दिया है। तो फंक्शन ऑफ, अच्छा तो ये मैं बोल सकता हूँ सर दिस इज प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर सम क्या लिखें, क्या वेरिएबल दूं, यहाँ पे y का जो भी कोएफिशिएंट्स है 2 पाई d लैम्डा कैपिटल D सब तो कांस्टेंट है फॉर अ गिवन एक्सपेरिमेंट, इसको कुछ कांस्टेंट लिखता हूँ तो क्या लिखूं, t टाइम, नहीं कुछ और लिखते हैं, a, हाँ a कहीं तो यूज होगा नहीं, a y, k यूज करने जा रहा था लेकिन वो फिर वेव नंबर a y x, एक y तुम x में फिर उसको भी कंफ्यूज करोगे, ठीक, छोड़ो ये ठीक है, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ रेजोनेटिव इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर ay, ठीक है, मतलब बेसिकली cos स्क्वायर y का फंक्शन, cos स्क्वायर का फंक्शन पता है, उसका ग्राफ प्लॉट कर दो, तो इंटरेस्टिंग थिंग अब तो मैं ग्राफ यहीं पे करता हूँ, तो मैं भले ये प्रॉब्लम है मैं इसको थ्योरी में ले रहा हूँ, अच्छा थोड़ा ध्यान देना मैं क्या कैसे करूंगा, y एक्सिस ऊपर वाले को ही ले रहा हूँ, ये ग्राफ है स्क्रीन नहीं है लेकिन ऐसे ही समझाने के लिए, इधर मैं सपोज प्लॉट कर रहा हूँ IR, समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ, ये कॉमन डायग्राम रहता है इसमें घुमा दिया, नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे रेजोनेटिव इंटेंसिटी वर्सेस y, मैं इसको वर्टिकल कर रहा हूँ ताकि जो स्क्रीन रहता है उसके साथ थोड़ा मैं बाद में कोरिलेट कर पाऊँ, तो देखने में थोड़ा स्वीट लगेगा, ठीक है, तो एक काम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में याद, यहाँ तक लिख लियो सब जो लिखना है, ठीक है, तो y एक्सिस, ठीक है, ये आ गया, मुझे इसको बाद में लो यहाँ पे कर देता हूँ, करने में क्या है, ये लेट से मेरा स्क्रीन फॉलो कर लो, कॉस सिंबल y का ग्राफ होता तो आपको भी पता है, ठीक है ना, इतना तो इमेजिन कर सकते हो सब लोग, कॉस वाई का ग्राफ ये पता है ना, ठीक है, घुमा दिया बस, कॉस स्क्वायर में क्या हो जाएगा नेवर वैल्यू, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव बेसिकली इन जनरल, तो कॉस स्क्वायर वाई का ग्राफ तो कैसे होगा, ये ग्राफ हुआ इंटेंसिटी का ग्राफ, आई गेस तुम लोग को ये वैल्यूज बतानी जरूरत नहीं है, तुम लोग मैथ्स बेसिक मैथ्स से निकाल सकते हो, कहाँ कहाँ पे जीरो आ रहा है, ठीक है, जहां जहां पे 1 एंड -1 आता था वो सब मैक्सिमम हो चुका है, और जहां पे 0 आता है वहां पे 0 आ रहा है, हियर इज अ नाइस थिंग, these locations will correspond to a dark fringe on the screen, मैं डार्क फ्रिंज लिखता हूँ, फ्रिंज ऑन द स्क्रीन, बोलने मतलब स्क्रीन पे वो जो लोकली वो जो रीजन होगा ना वो आपको डार्क दिखेगा, 3D में ये अगर स्क्रीन है, ये टेबल था ये सब, तुम देखोगे कि सर यहाँ पे ये सपोज वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन पे सिमेट्रिकली सामने में सोर्सेस है, तुमको यहाँ पे एक रीजन दिखेगा जब डार्क है, फिर थोड़ा ऊपर में फिर से डार्क, फिर से डार्क, यहाँ पे डार्क डार्क, बीच में ब्राइट ब्राइट होगा, ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, फ्रिंज मतलब इन लाइंस को बोलते हैं, ठीक है, ब्राइट फ्रिंज, तो ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज ऑल्टरनेट करेंगे, दिख पा रहे हैं तुमको, एंड पीरियोडिकली ऑल्टरनेट करेंगे, ठीक है, तो एकदम इक्वी डिस्टेंस गैप बना के ये लोग रहेंगे, बुक में तुम्हें इसका अच्छी डायग्राम मिल जाएगा, मतलब तुम एक्चुअली व्हाइट एंड ब्लैक मतलब ब्लैक बुक में जो डायग्राम रहता है ब्लैक एंड व्हाइट में एक पैटर्न रहता है, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग पैटर्न है, इक्वी डिस्टेंस गैप में एकदम पैटर्न मिलेगा तुम्हें, ठीक, अब एक बार सुन लो, कॉपी नहीं करना, जस्ट सुनो, हमें स्टार्टिंग में बोला ना हमें पूरे चीज से कहना पूछे बिकॉज हमको लैम्डा निकालना है, वेवलेंथ, तो लेट्स से मैं ये एक्सपेरिमेंट ब्लू लाइट के साथ कर रहा हूँ, सोचो ऐसे ब्लू लाइट के साथ मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, मुझे फाइनली क्या दिखेगा, यहाँ पे कुछ जगह डार्क प्रॉपर ब्लैक,
और बाकी बीच में ब्राइट ब्लू। जहां जहां पे मैं ब्राइट फ्रिंज बोलूँ वहां पे मतलब ये नहीं कि एकदम व्हाइट एकदम मैं आलू दिख चुकूँ, नहीं, जो कलर यूज करो उसका ब्राइट। ये पूरे चीज में नोटिस किया मैंने, एक ही लैम्डा यूज किया, मतलब मोनोक्रोमेटिक एक्सपेरिमेंट है, पॉलीक्रोमेटिक सोर्स नहीं है। मोनोक्रोमेटिक पॉलीक्रोमेटिक पता है, एक्सपेरिमेंट में हम लोग मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज कर रहे हैं, मतलब अगर ब्लू यूज करो तो ब्राइट ब्लू फिर ब्लैक फिर ब्राइट ब्लू ब्लैक, समझ में आ रहा है? ऐसा ऑल्टरनेट कर रहे हैं आपको। तुम तो ये आंखों से पैटर्न देख पाओगे स्क्रीन पे, साइड में तुम स्केल रखोगे, स्केल से दो पैटर्न के बीच का गैप मेजर कर पाओगे आप, तो ये भी एक्सपेरिमेंटल निकल जाएगा। लेट्स उसको मैं बोला बीटा, बीटा क्या है? दो फ्रिंज के बीच का गैप, मतलब ये और ये गैप। तो एक्सपेरिमेंटली देख की जाना चाहिए, एक्सपेरिमेंटली कैपिटल डी जाना चाहिए, स्मॉल डी जाना चाहिए, एक बीटा टाउ जाना चाहिए। ये सब एक्सपेरिमेंट आप आंखों से देख रहे हो। बीटा एक्सप्रेशन जब बाहर पढ़ो ना तो क्या देखो, लैम्डा ओनली अननोन था, ओनली अननोन, बाकी सब आपको पता है, एक रिलेशन निकालेंगे। तो सोचो, मैं यही बोल रहा था कि कोई बंदा अगर घर में एक्सपेरिमेंट किया सक्सेसफुली, ये हर पैरामीटर वो एक्सपेरिमेंटल स्केल से मेजर कर पा रहा है, टेप से स्केल से। फॉर्मूला एक आएगा उसमें सिर्फ लैम्डा ही अननोन रहेगा, बस लैम्डा निकल गया उस पर्टिकुलर कलर के लिए। दिस इज एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकल में कलर को वेवलेंथ निकाला जाता है। समझ में आया बात? ठीक है, तो अब हम लोग चलो डिराइव करते हैं। ठीक है, तो यही ये डायग्राम करो ऐसे, अब मैं पूरा जो भी लिखना है मैं प्रॉपर्ली करता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज ऑल्टरनेट करेगा, हर जगह मैं उसे लिखूंगा नहीं। ठीक है, हम लोग रादर ये करते हैं। क्या? हाँ वही बात है, मैं जिस तरह की बात करूँ हम लोग विजिबल रीजन कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि विजिबल के साथ नहीं, आप माने एक्सरेज इन लोगों के साथ भी कर सकते हो, लेकिन कैसे? एक्सरेज जहाँ पे गिरेंगे, जैसे एक्सरेज के साथ स्क्रीन में लिख के, तुम दोनों बचपन में शायद पढ़े हुए 10 में, फोटोग्राफिक प्लेट रख दो दैट इज गेटिंग एक्सपोज टू दैट, तो वो कर सकते हैं हम लोग। पर तुमको आंखों से नहीं दिखेगा, तुमको फिर वो रेड रूम जो होता है, रेड रूम जो फोटोग्राफी में दिखाता है, रेड रूम में जाके उसको एक्सपोज करो फिल्म को, तब तुमको देगा कि यार बर्ड्स बना। ठीक है, तो होता है ये, लेकिन हम लोग जिससे डिस्कस कर रहे हैं हमको दिखेगा, तो ये विजुअल के साथ ही होगा। या आरेक्टोजेनियस, ओ या और एक चीज, फोटोग्राफी प्लेट पे करके यू कैन कीप अ, जो बोलते हैं ना, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, मतलब जब कोई हिट करेगा, या फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन, फ्लोरेसेंट फ्लोरेसेंट फ्लोरेसेंट, फॉस्फोरेसेंट तो हमेशा ग्लो करते रहता है, फ्लोरेसेंट तो जहां जहां पे ज्यादा हिट करेगा वहां पे वो ग्लो किया, तो उस तरह से पॉसिबल है। और तुम्हें एक्सरेस को डायरेक्टली नहीं देख रहे हो, उसका इफेक्ट को देख रहे हो, कर सकते हो। अच्छा, तो बस अब थोड़ा नामकरण करना है, थोड़ा कैलकुलेट करना है, चलो स्टार्ट करो फटाफट। हमको क्या क्या निकालना है? तो सेंट्रल मैक्सिमम, अच्छा, ब्राइट फ्रिंज के लिए BF, डार्क फ्रिंज के लिए DF। ठीक है, बार बार उतना लिखेंगे नहीं। अच्छा, क्या 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 क्या? हाँ मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो स्क्रीन पे तुमको ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस दिखेंगे। नामकरण ऐसे होता है, एकदम सेंटर पे, मतलब y इक्वल्स टू 0 पे, मतलब स्लिट्स के एग्जैक्टली मिड पॉइंट सामने, ये स्लिट्स है स्क्रीन पे एकदम यहाँ पे, वही पॉइंट ये वाला पॉइंट है ना, समझ रहा हो ना? ठीक, वहां पे आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी, मतलब बहुत ब्राइट, उसको लेकिन हम लोग नाम देते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, ये नाम रहता है सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, इस लोकेशन में एक्चुअली फेज डिफरेंस क्या आएगा? फेज डिफरेंस का पूरा एक्सप्रेशन क्या था, तो फिर से लिखना पड़ेगा हमको, तो क्या था, 2 पाई, यही तो 2 पाई बाई लैम्डा dy बाई डी, 2 पाई बाई लैम्डा dy अपॉन डी। तो सेंट्रल मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहां पे y 0 है तो डेल फाई इज 0। बाकी लोकेशन पे अब क्या होगा, कहीं पे पाई, 2 पाई, 3 पाई ऐसे चलते रहेगा। तो जहां पे एक्चुअली
जीरो हो रहा है, वहां पे एक्चुअली डेल फाई का एक्सप्रेशन ये और लास्ट दिन हो गया तो मैं पूरा बोल नहीं रहा हूँ, पूरा लिख नहीं रहा हूँ। डार्क फ्रिंज मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डेल फाई क्या हो सकता है, पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब यहाँ पे एक्चुअली डेल फाई लिख ही देते हैं अलग से, डार्क फ्रिंजेस डेल फाई इज पाई 3 पाई, मतलब बेसिकली 2n + 1 पाई। तो डेल फाई का एक्सप्रेशन है 2 पाई dy बाई लैम्डा डी, who cos to y equals to lambda d 2n + 1 lambda d। ओहो सॉरी सॉरी, ये फ्लिकर इतना करता है लैपटॉप इतना, लैपटॉप बोल रहे हो, लैपटॉप इतना सेंसिटिव नहीं है, बहुत सेंसिटिव है। नहीं इसमें मैकेनिकल डिवाइसेस भी है ना, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक, इसमें तो कोई मोटर वोटर उतना तो नहीं है, एक ही छोटा सा फैन रहता है। हाँ होता है, उसमें हीटिंग कॉइल है। बोल दे रहे हैं एक बार, सेंटर पे जहाँ पे हो उसको सेंट्रल मैक्सिमम का नाम है। सेंटर वाले भी ब्राइट फ्रिंज है लेकिन उसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम। इसके बाद जो ब्राइट फ्रिंजेस आते हैं ना, देखना उसका नाम कैसा है। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बोलना मतलब ये नहीं कि जो सेंटर पे हो रहा है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मतलब सेंटर को छोड़ के जो पहली बार मिल रहा है। ऊपर में भी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज नाम देता है, नीचे में भी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, लेकिन उसके पहले ही तुमको बीच में एक बार जीरो मिला है तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज। तो नाम देखो कैसा है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, फिर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फिर उसका सेकंड डार्क फ्रिंज, फिर सेकंड ब्राइट फ्रिंज, ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। ओके, ये नामकरण होता है। डार्क फ्रिंज के लिए मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाया, डार्क फ्रिंज के लिए बेसिकली फेज डिफरेंस 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। नहीं सॉरी, फेज डिफरेंस पाई 3 पाई ये होना चाहिए ताकि कॉस डेल फाई नेगेटिव वो रुक जाए। हाँ कॉस डेल फाई था ना, रुको तो यार, कॉस डेल फाई और नाम में डार्क फ्रिंज के लिए कॉस डेल फाई मस्ट बी 0, ठीक है। तो सॉरी, अच्छा हम लोग का कॉस डेल फाई अपन 2 आया था, ठीक है। तो एक बार रुको, कॉस डेल फाई अपन 2, यस ठीक है, इट्स ऑलराइट। किसी को मुझे से कंफ्यूजन हो गया बीच में। डार्क फ्रिंजेस कब मिलेंगे, जब रेजिडेंट इंटेंसिटी आपका 0 है। वो कहाँ पे मिलेगा, अगर कॉस स्क्वायर डेल फाई अपॉन 2 दिस इज 0, तो डेल फाई अपॉन 2 डेल फाई बाई 2 ये बेसिकली क्या आना चाहिए, पाई बाई 2, तो डेल फाई आना चाहिए पाई, ठीक है। क्लियर है, रादर ये ना करके वो लास्ट क्लास जो किए थे वो बेस्ट है, लास्ट क्लास में देख लिए थे डेल फाई फेज डिफरेंस पाई 3 पाई ये आता है, ठीक है। वो बेस्ट है, वहीं से रिकॉल करो, ठीक है। तो डेल फाई का जनरल एक्सप्रेशन है 2 पाई dy बाई लैम्डा डी, उसके साथ इक्वेट कर लेना, रीअरेंज करके ना तुमको y का एक एक्सप्रेशन मिलेगा। ये जो y का एक्सप्रेशन है दैट इज अ एक्सप्रेशन फॉर y, जहां जहां पे तुमको डार्क फ्रिंज मिलेगा, ठीक है। these are like give you n का वैल्यू चेंज करते रहो, 0 1 ऐसे करके लेते रहो, तुमको डार्क फ्रिंजेस के लोकेशन मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए n को क्या लो, n को 0 लो, यहाँ पे जो आएगा लोकेशन, ठीक है, दैट लोकेशन विल कम आउट टू बी लैम्डा डी अपॉन 2d। फिर सेकंड डार्क फ्रिंज के लिए n इक्वल्स टू 1 लो, वहां पे वाई डी प्राइम लिखता हूँ, विल बी 1 लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 लैम्डा डी अपॉन 2d। कुछ नहीं कर रहा, देख रहा ना, मैंने वैल्यूज पुट करके बस पुट कर दे रहा हूँ, ये बेसिक मैथ्स हो गया, ठीक है। ये तो डार्क के लिए बात किया, नीचे में भी, नीचे वाले पॉइंट में भी लिख देता हूँ, छोड़ो हम लोग। यहाँ पे एक्चुअली n लेना पड़ेगा आपको -1, पता है ना, ये सब तो जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो, यहाँ पे n +1 -1 ये सब ले सकते हैं हम लोग। ये तो n अगर -1 लिए तो तुमको नेगेटिव वैल्यू मिलेंगे, तो माइनस लैम्डा डी अपॉन 2d,
और माइनस वही कर रहा है कि नेगेटिव वाई एक्सिस में आया, चलेगा दोनों साइड, मैंने सिमेट्रिकली सिचुएटेड है डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंजेस ऑन बोथ साइड्स। तो डार्क फ्रिंजेस के लोकेशंस मिल गए हमको, ब्राइट फ्रिंजेस के लोकेशन निकालना। ब्राइट फ्रिंज के लिए सिंस जगह नहीं है, मैं यहीं पे एक व्हाइट बॉक्स में पुट कर रहा हूं। ब्राइट फ्रिंजेस मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सो वहां पे एक्चुअली डेल फाई क्या होगा, 0 2 पाई ये सब, मतलब 2n पाई, even multiple of pi, so that will be 2 pi dy by lambda d। ये मतलब क्या बताऊं, ये मतलब खुद लॉजिकली तुम बस पुट करके निकाल सकते हो। सो y का एक्सप्रेशन आएगा, y फॉर ब्राइट, ब्राइट फ्रिंज के लिए y का एक्सप्रेशन आएगा लैम्डा d अपॉन स्मॉल d, n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। ध्यान से देखिएगा, ब्राइट फ्रिंज के लिए y के लोकेशन एंड डार्क फ्रिंज के लिए y के लोकेशन मैंने कैलकुलेट कर लिया। ये दोनों फॉर्मूला जनरली आप याद रख सकते हो, ठीक है। द लोकेशंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज एंड द लोकेशंस ऑफ डार्क फ्रिंज, डेरिवेशन भी जानना इक्वली इंपॉर्टेंट है सर। हर बार क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला के साथ y डेल फाई का जो जनरल फॉर्मूला है 2 पाई लैम्डा d अपॉन 2 पाई dy अपॉन लैम्डा d, उसको इक्वेट कर लो, y का एक्सप्रेशन मिल गया। n को 0 पुट करोगे तो सेंट्रल मैक्सिमम आएगा, n को 1 पुट करोगे तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। तो ये y, इसमें n को 1 पुट करना है तो लैम्डा d अपॉन d। I hope this is easier to notice that दो कॉन्सिक्यूटिव डार्क फ्रिंज लो या दो कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज लो, गैप सेम आएगा। दो कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज लेते तो गैप होगा लैम्डा डी अपॉन डी, ये गैप हुआ बेसिकली, वाई सब्ट्रैक्ट करो, या डार्क फ्रिंज के वाई को सब्ट्रैक्ट करो तभी गैप वही आएगा लैम्डा डी अपॉन डी। क्या क्या बोलो, हाँ एपी, एपी आंध्र प्रदेश, हाँ एपी में है वैल्यूज। ये जो गैप थे, द गैप बिटवीन सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस और सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस, उसी को लोग बीटा से डिनोट करते हैं। पीपल गिव इट अ नेम, पीपल कॉल इट फ्रिंज विड्थ। जो मैं बोल रहा था ना कि आप एक्सपेरिमेंटली देख पाओगे, आंखों से मेजर कर पाओगे यूजिंग अ स्केल, ठीक है। तो बीटा दो के बीच का गैप है, तो सब्ट्रैक्ट करके देखो यहाँ पे वाई डी प्राइम एंड वाई डी, मतलब दो कॉन्सिक्यूटिव डार्क फ्रिंज या दो कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज, उन लोग के गैप को सब्ट्रैक्ट करके देखो। बीटा का एक्सप्रेशन आ रहा है लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, 1 बाई डी क्यू, सब्ट्रैक्ट कर इन दोनों वैल्यूज को, तो लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ये अच्छा, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये अब मैं वही बोल रहा था, बीटा कैपिटल डी स्मॉल डी, दीज आर एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड, बचा कौन, सिर्फ लैम्डा। आप लैम्डा निकालिए उस पर्टिकुलर कलर का, आपका जिंदगी सार्थक है, आप सक्सेसफुल हुए, ठीक है। हम पढ़ाने में सक्सेसफुल हो गए, आप एक बार खत्म। और भी ऑब्वियसली सब पार्ट्स हैं, बहुत इधर के नुआंसेस हैं, वो सब नेक्स्ट क्लास लेंगे थ्रू प्रॉब्लम्स मेनली।